उनके काले अंधेरे पक्ष को जानिए, वो क्या कर रही हैं, कैसे रह रही हैं। उनके पास अपना कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने। सूखा सुबह का मिल जाए, जैसा मिल जाए, गंदे से दाल चावल मिल जाए, उसको किसी तरह से हाथ से खाती रहती। अगर कोई लड़की थक जाए, 10 से 15 मिनट आ चुकी है और वो चुपचाप लेट जाए, तो चाहे करना कर लो। कस्टमर मारता भी है, पीटता भी है कि ठंडी है ये लड़की, क्या करूँ मैं इसका, मैं इसके इतने पैसे नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। उसका कारण ये है कि आज जो हम बात करेंगे वो एस्ट्रोलॉजी पे नहीं होगी, ना ही न्यूमरोलॉजी पे होगी, ना ही वास्तुशास्त्र पे होगी, ना ही पॉलिटिकल चर्चा होगी। आज की बात होगी वैश्यवृत्ति पे। ये वो टॉपिक है जिस पर बहुत ही कम लोग चर्चा करते हैं और ऐसे बहुत ही कम लोग टकराते हैं जो ऐसे मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए भी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप बहुत सारी नई चीज़ें जानने वाले हैं और हो सकता है कि आपको जिनसे मैं मिलवाने वाली हूँ उनसे आप मिलना भी चाहे भविष्य में और उनका हाथ पकड़कर इस काम में सहयोग भी करना चाहे। उनका नाम है अतुल शर्मा। सबसे पहले मैम आपका वेलकम है। मैम आप मजिस्ट्रेट भी रह चुकी हैं, आप जो है संकल्प फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं, आप लगातार महिलाओं के लिए काम भी कर रही हैं, खासकर आप उन लोगों पे बड़ा ध्यान देती हैं जो पीड़ित होती हैं। मैम कैसे कनेक्शन बैठा आपका इन चीजों से? देखो, बड़ी बात होगी ये कि मैं ये कहूँ कि शायद कुदरत ने मुझे इसीलिए ज़मीन पे उतारा कि मैं किसी ऐसी एक महिला की मदद कर सकूं जो डिटेंशन में है, मतलब जो हिरासत में है, मैं उसकी मदद कर सकूं। मैं मानती हूँ कि जो रेड एरियाज़ में जो महिलाएं रहती हैं वो यकीनन हिरासत में है और जिनका अपना कोई खुद का निर्णय लेने का अधिकार नहीं, कुछ करने का अधिकार नहीं, कोई खाने का मन करे तो वो खाने का अधिकार नहीं, जैसा पहनने का मन करे कि मैं सोबर से कपड़े पहनूँ, अच्छे से पहनूँ, कभी साड़ी पहन के, वो सब उनको अधिकार नहीं है। उन्हें ये भी अधिकार नहीं है कि मैं अच्छे से सजूँ संवरूँ। आपको अजीब लगेगा, जबकि लोग कहते हैं कि वेश्यावृत्ति मतलब ऐसा पेशा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेकअप और ये सब, जबकि ये एक ऐसी भ्रामक प्रचार है कि वहाँ चेहरे के सौंदर्य या उस मेकअप या वो चूना पुते लिपटे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है किसी का। वहाँ देह है, जो कुछ भी है, देह धर्म का निर्वहन है। जो भी वहाँ हो रहा है वो सब देह से जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे वो वहाँ बनी हुई खिड़कियाँ हों जिनसे उनको झांकना है। और क्योंकि आप देखेंगे कि आपके घर में भी खिड़कियाँ हैं तो वो इतनी है कि आप यूँ झांक सके, देख सके, बस सामने का दिखे कौन आया है, क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ और उसमें भी जाली है और सरिये हैं, लेकिन वहाँ नहीं है, वो सब खुला है। दरवाज़ा खुला तो खिड़की खुल गई और आपको यहाँ तक झांकना है, क्योंकि जो आपको ऑब्लाइज करेगा आपके पास आके, उल्टा है ये, आप किसी को ऑब्लाइज नहीं करेंगे, कोई आपको आके करेगा आपकी देह देख के, आप कितने दैहिक तौर पे कितने स्वस्थ हैं, कितने आप मतलब गुदाज हैं जिसको कहना चाहिए, तो तभी वो आपके पास आएगा। आपके चेहरे से कुछ मतलब नहीं। आप काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, सुंदर भी हो सकते हैं और बदसूरत भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपकी देह में वो जान होनी चाहिए जो उस आदमी को नोचने खसोटने के लिए काफ़ी हो। तो ये ऐसा कड़वा और काला सच है जिसको हम, जैसे कहते हैं ना कि कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि अब बिल्ली मुझे नहीं देख रही, मुझे नहीं खा पाएगी। लेकिन ये कड़वा सच हमारे पूरे समाज में जहर फैला रहा है और ये लगातार फैल रहा है, इस कदर कि एक औरत का वजूद नहीं रह जाता। अभी आपने वजूद की बात की, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, उसके पास हाँ या ना कहने की ताकत नहीं होती। हम अपने पति से कह सकते हैं नहीं, लेकिन वहाँ 10 से 15-20 लोगों को भी ना करने की उनको इजाज़त नहीं है। और वो ऐसे शाह पक्ष होते हैं, इतने अंधेरे कमरे होते हैं कि जितना आपका ये कमरा है इसमें कम से कम 3 केबिन बच जाएँ, और उन 3 केबिन में कोई दीवार नहीं है, पर्दे हैं। इस तरफ कोई और हो सकता है, इस तरफ कोई और, उस तरफ कोई और हो सकता है। एक दूसरे की आवाज़ें हैं, एक दूसरे का सुन रहे हैं क्या बात हो रही है, कोई कैसे किसी के, कोई विरोध नहीं कर सकता। क्यों किसी के साथ कोई लड़की चिल्ला के बराबर वाली लड़की से ये नहीं कह सकती ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, वो बोल भी नहीं सकती। मतलब इतना बुरा हिरासत है जो पुलिस या हिरासत भी नहीं होती। लोग कहते हैं कि पुलिस की हिरासत में गए घर वाले घबरा जाते हैं कि अब मारेंगे, पीटेंगे और बहुत टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर रूम में ले जाएंगे, लेकिन उससे बड़ा टॉर्चर रूम कहीं भी नहीं है जो वहाँ उन महिलाओं के साथ होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते
उन्हें बड़ा दिखाने के लिए क्या किया जाता है, वो जब तैयार ना हो इस धंधे में उतरने के लिए तब उनके साथ क्या किया जाता है। ये सारी इतनी, मैं कहूँ इन्हें खतरनाक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी खतरनाक तो हैं, किसी के जीवन को ले लेती हैं, लेकिन इतनी दुख देने वाली हैं कि वहाँ जो काम कर लेता है एक बार, वो ना उनसे अपने आप को दूर कर पाता है, ना उनके दुख दर्द से अपने आप को गाफिल रख पाता है, और ना ही वो कभी उनको बुरा कह पाता है। लोग कहते हैं वो ख़राब औरतें हैं, और मुझे 100% इस बात से बड़ा एतराज़ है पूरी तरह से कि वो ख़राब औरतें नहीं हैं। उन्हें ख़राब औरतें कहना बंद करिए। वो मजबूरी में हैं, और आपके पति, भाई, पिता वहाँ जाते हैं, वो आपके घर में आपके मर्दों को छीनने नहीं आती, वो आपसे, इसलिए वो ख़राब औरतें नहीं हैं। उनके काले अंधेरे पक्ष को जानिए, वो क्या कर रही हैं, कैसे रह रही हैं। उनके पास अपना कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने। अधनंगे कपड़े, जिसको वो कभी कभी नई लड़की आती तो खींचती रहती है, ऊपर भी खींचेगी नीचे भी खींचेगी लेकिन उसकी आंख का इशारा मालकिन का जैसे ही उसकी नज़र में पड़ता है तो सब छोड़ देगी, ढीले हाथ से खड़ी हो जाएगी। उसको टाइट होकर खड़े होना है, खिड़की पे जब खड़े होना है, ताकि उसका सीना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। नीचे वाला जो सामने दूर की दुकान पे खड़ा है वो देख सके कौन सी लड़की में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लग सकती है, किसको मैं तय करूँ आगे। और कोई कोई उनकी चॉइस नहीं है कि कैसा आदमी हमारे पास आएगा, वो कितना साफ़ सुथरा होना चाहिए, या कम से कम साफ़ सुथरा भी ना हो तो नहाया धोया तो हो, उसके कपड़े साफ़ हों, भले वो पुराने हों, गंदे हों, लेकिन ऐसे तो हों कि उनमें से बदबू ना आ रही हो। बहुत गंदगी है, बहुत। रिक्शे वाले जा रहे हैं, ठेले वाले जाते हैं, पुताई करके आए हैं वहीं चले गए, मजदूरी करके आए हैं वहीं चले गए या प्लम्बिंग का काम है, पंचर लगा के आए हैं तो चले गए सीधे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कपड़े गंदे हैं, खराद का काम करके आ रहे हैं, शरीर पूरा पसीने से नहाया हुआ है, और चले गए उस औरत के पास। और उसके पास चॉइस नहीं होती कि वो ये कहे, बल्कि अगर किसी की जीने में आहट सुनाई देती है आने की, तो वो सब लड़कियां भाग जाती हैं सीधी जीने पे कि मैं या मैं, ताकि वो अपने आप को अपना एक्सपोजर कर सकें और कि मुझे ये कस्टमर मिल जाए। क्योंकि शाम तक उनको जो सबका भरपाई करनी है, जिसमें मालकिन को देना है, कोठा की ऑनर को देना है, पुलिस को देना है, दलाल को देना है, झोला छाप डॉक्टर हैं, कपड़े वाले हैं जिनसे उधार कपड़ा लिया जाता है, तो उन सब के लिए उनको पैसा बचाना, वो मालकिन को देना सब। और शाम को उनके पास कई बार, अगर सच कहूँ तो खाने के लिए नहीं होता। जो बाज़ार से लाके खाया जाता है वो जो भी रूखा सूखा सुबह का मिल जाए, जैसा मिल जाए, गंदे से दाल चावल मिल जाए, उसको किसी तरह से हाथ से खाती रहती हैं, आधे अधूरे से। मैंने कभी नहीं देखा उनको थाली में कोई अच्छी सी चीज़ रख के खाते हुए, नहीं देखा कभी। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे ही समाज में होती हैं। और बहुत उन्होंने सही बात कही है कि जाने वाले हमारे ही समाज के लोग हैं। मैं नाम नहीं लूँगी कि कैसे उन लोगों को संज्ञा दूँ, मैम ने तो संज्ञा दे दी, पर मेरी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि शायद जितना मैम के पास अनुभव है इन चीज़ों का देखने का, इन चीज़ों को समझने का, उसका 10% भी अनुभव शायद आपके पास और हमारे पास नहीं है। लेकिन आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ज़रूर ये अनुभव आपको भी और हमको भी होगा कि कहाँ हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये रेड लाइट की कहानी है, ये उन जगहों की कहानी है जो जगमगाती तो है, लेकिन उन औरतों के दिलों में अंधेरा है, उनके जीवन में अंधेरा है। खाने के लिए थाली में ढंग से भोजन नहीं है, सोचिए। और हमारा समाज ऐसे महिलाओं को क्या कहता है वो आप सब जानते हैं, लेकिन कभी सोचिए तो सही कि हर किसी की एक कहानी होती है, हर किसी का एक दर्द होता है। मैम बयां कर रही है, देख रहे हैं, कंटिन्यू मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ उनसे कोई भी, बस उन्होंने एक बार शुरू किया और वो बता रही हैं। अभी भी मैंने बीच में इसलिए रोक दिया ताकि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर सकूं। मैम ये टॉपिक ऐसा है ना, अगर मैं आपको कह दूं कि आप बोलिए तो शायद आपको हफ्ता भी कम पड़ जाए, क्योंकि 30 साल जमीन पर चप्पल रगड़ी है आपने, मेहनत की है आपने छोटी सी उम्र में। नहीं, मैं इसको रोकूंगी आपको, मैंने मेहनत नहीं की। मेहनत की होती तो शायद और ज़्यादा स्ट्रेंथ होती उन लड़कियों को निकालने की। मैं ही कहीं चूक गई कि सभी को नहीं निकाल पाई। कितने अभी तक, कितना मतलब महिलाओं को 560 लड़कियां निकाली मैंने। हम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक के लिए भी हम कहते हैं ना, जीवन में हमने किसी के लिए कुछ कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। 560 लड़कियों का आपने रेस्क्यू किया। मैं आपसे एक बात पूछूंगी, छोटी सी उम्र में मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ पॉडकास्ट में मेन मेन बिंदुओं पे बात हो। मैंने उसमें पढ़ा था कि आपकी मम्मी आपको कहती थी, क्योंकि आप मेरठ में रहती हैं, कि ऊपर देख कर मत जाना।
आप कहाँ से निकलती थी जहाँ मम्मी आपको ये लाइन जरूर बोलती थी कि इसका ध्यान रखना? मेरा घर उस बाजार से केवल एक आड़ी सड़क से पार होता है। कौन सा बाजार? कबाड़ी बाजार है हम्म, और मैं बेसिकली ब्रह्मपुरी मेरा घर है। हम्म, तो मुझे ही नहीं, आज भी वहाँ की लड़कियों को हिदायत होती है ऊपर नहीं देखना जब कबाड़ी बाजार से उतरो। और वो मेन मार्केट है, वहाँ से हमारे स्कूल का रास्ता गुजरता था, वहाँ से हमारे बाजार का रास्ता, वही बाजार ही वही है, वहाँ जाना भी है। जब हम बाजार में खड़े हैं तो हमें ऊपर नहीं देखना, कोई आदमी खड़ा वहाँ। ये तो अक्सर मुझे लगता था कि कभी कभी कोई आदमी इस दुकान में भी खड़ा है, उस पर भी खड़ा है, उस पर भी खड़ा है कोई, और लगातार टकटकी लगा के ऐसे देख रहा है। वो समझ नहीं आता था क्यों देख रहा है, और कुछ कुछ इशारे में भी कुछ बात हो रही है वो भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं फॉलो जरूर करती थी। जहाँ उसकी नज़र जा रही है वहाँ तक मैं जरूर देखती थी। तो कोई भी, चूंकि छोटा शहर है, कस्बा जैसा शहर है, अब तो बढ़ गया है, तो बुला के पूछते बेटा किसकी बेटी हो, बताते कि उनकी है। नहीं 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 बेटा, तुम भले घर की लड़की ऊपर मत देखो, सीधे जाओ, चलो सीधे जाओ। वो ऐसा सीधे जाने का ऐसा लगता था कि जैसे हमने कोई अपराध कर दिया हो। और हमेशा फिर उसके जवाब मैं पूछती रहती अपनी अम्मा को, ये क्यों नहीं देखना ऊपर, वहाँ कौन है। फिर थक हार के 2-4 बार थप्पड़ लगे, चुप करने को कहा। अम्मा मार दिया करती थी आपको? खूब पिटाई हुई इन बातों पे। तो फिर वो उन्होंने एक दिन कहा बेटा वहाँ खराब होती रहती है। कैसे खराब है, एक नया सवाल था। तो उनको नाचती गाती है। तो फिर मेरा सवाल था कि नाचते गाते तो यहाँ भी सब है, जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं भाभी भी नाचती हैं, चाचियाँ भी नाचती हैं, सभी तो नाचते हैं, गाने भी गाते हैं, तो फिर वो क्यों खराब है। तो बस उन्होंने कहा भाई तुझसे निपटना मुश्किल काम है, चुपचाप बैठती हूँ बैठ, नहीं तो जाके सो जा। बस ये जवाब हमारे पास होता था हमारे लिए। तो वो सवाल खड़े रहे हमेशा, और उन सवालों ने वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया शायद। पहली बार कब रेस्क्यू किया? पहली बार देखिए, पहले तो मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी रेस्क्यू, मैं नहीं जानती थी रेस्क्यू करना क्या है, मुझे नहीं पता मुझे वहाँ क्या करना है। मैं किसी के प्रति किए गए अपराध को ढूंढने वहाँ गई। कोई महिला मुझसे मदद मांगने आई और मैं उसको मदद नहीं दे पाई। और यहाँ मैं बीच में कहती हूँ कि मुझे भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये बात पता लगी है, जिनको मैं ढूंढने के लिए उस जगह चली गई। 31 साल बाद मुझे परसों पता लगता है आप लोगों के पॉडकास्ट के जरिए ये किसी तक बात पहुँची, और उसने मुझे परसों फ़ोन करके कहा कि उनकी डेथ हो गई। तो सच कहूँ तो मुझे बहुत सुकून मिला कि वो इस गंदगी से, इस नर्क से निकल गई, जो निकलने के लिए मेरे पास तक आई थी और मैं नहीं निकाल पाई। मेरी 18 साल की उम्र थी जब उन्होंने मुझसे मदद मांगी, मैं उनको नहीं दे पाई। एक भरे पूरे ऑर्थोडॉक्स फैमिली में थी, तो वो मुक्त हो गई इस नर्क से। उनको केवल ढूंढने में वहाँ तक गई। वो चली गई, हमने उन्हें नहीं रखा और वो चली गई, तो उनको ढूंढने के लिए वहाँ गई। मुझे नहीं पता वहाँ क्या काम है, क्या होता है, क्यों है, लेकिन हर दरवाजे पे बेइज्जती हुई, हर दरवाजे पे चढ़ने से पहले गाली गलौज भी हुई। आ जाती हैं ये, बड़ी तुम घर की औरत, तो तुझे एक दिन यहीं बिठा दूंगी, जब तू बैठ जाएगी, जब तेरे घर वाले को पता लगेगा, तेरी सास को पता लगेगा कि धंधा कर रही है। तो समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। ये 1994 की बात है। मैंने उससे पूछा कि मैं तो तुम्हारे बच्चे पढ़ाने आई हूँ, ये सारा दिन घूमते रहते हैं इधर। तो उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ाना है तो किसी दूसरे का बच्चा नहीं आएगा, यहाँ जो बच्चे उन्हीं पढ़ा ले, जो कुछ करना हो। अपने आप किताब लाइए, अपने आप कॉपी पेंसिल ला। वो भी शुरू कर दिया, घर से लाती, किताब भी लाती, पुरानी कापी भी पुरानी आधी भरी हुई, बैठना, यहाँ एक बच्चा है, वहाँ 2 बच्चे हैं, इस तरह से हर जगह। और फिर मुझे लगा कि मैं एक को ढूंढने आई हूँ, और यहाँ तो हज़ारों हैं उस जैसी, जिनको ज़रूरत है, जो मेरी तरफ कभी कभी आशा भरी उनकी नज़रें मुझे दिखाई देती थी कि मुझे देख रही हैं। और फिर 96 आते आते मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ जा रही हो तो ऐसा करो, एक संस्था बनाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ कुछ होगा, संस्था से थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था संस्था क्या होती है, कैसे बनती है। उन्होंने ही मुझे रजिस्ट्रेशन करा के दिया, नाम बस मेरे से पूछा, तो मैंने अटल कह दिया कि आप संकल्प रखिए। और फिर वो संकल्प हो गया कि अब उसकी वो नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, हर दिन ढूंढूंगी, जब मिल जाएंगी तब निकाल लूँगी हाथ पकड़ के। लेकिन फिर हज़ारों लड़कियाँ दिखती रही, और 96 में हमने 97 की शुरुआत में हमने पहला रेस्क्यू किया एक लड़की का। और इतना वो मार्मिक था कि वो हमको ले तो आए हम उस लड़की को रात भर के लिए, अपना एक कस्टमर भेज के, फेक कस्टमर भेजा, 1000 रुपये में उस समय में आया। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि मेरी बेटी इनके पास है और वो जयपुर में है, वो सुबह तक अगर नहीं गई तो मैं वापस चली जाऊँगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हमने साथ लिया, उन्होंने कोई बंदा भेजा, शाम को ही चला गया था वो, दिन में ही, जब तक उसको लेके नहीं आए थे।
ताकि वापसी हो जाए। और 6 बजते बजते हम सबकी सांस सूख रही थी कि लड़की नहीं आई, बच्ची नहीं आई है, और वो भी बेचैन हो गई थी कि मैं वापस जाऊंगी, अब नहीं रुकूंगी, मेरी लड़की को मार देंगे। फिर थोड़ा सा कुछ और फुसफुसाहट हुई कि वहाँ पे वो सारी औरतें इकट्ठी होकर चली गई और पुलिस में कंप्लेंट करा रही हैं कि मेरी लड़की को एक कस्टमर ले गया और लाया नहीं है वापस, मेरी लड़की दिलवाओ, मेरी लड़की का अपहरण का मुकदमा लिखो। खैर वो किसी तरह से रुकवाया, तत्कालीन जिलाधिकारी के माध्यम से मैंने रुकवाया वो किसी तरह। और फिर 7 बजे लड़की का हमें पता लगा कि वो आ गई, खबर उड़ती उड़ती आई कि बस पहुंचने वाली है। वो पहुंच गए और वो पहले दिन मुझे लगा 2 साल के बाद कि मुझे थोड़ा सा सुकून ये मिला कि उसके प्रति जो मैंने पाप किया, जो अपराध किया कि मैं उसको नहीं बचा सकी, वहाँ से नहीं, उस जगह जाने से नहीं रोक पाई, तो एक लड़की को निकाल के और मैं उसके प्रति थोड़ी सी सुरखरू हुई। मगर साथ में फिर से ये एक नई और तेज़ी से मन में होता चला गया कि मैं ढूंढूंगी उसको। अभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं यहाँ और लड़कियाँ निकालूंगी, वो बात ही नहीं थी। तो एकदम हुआ और निकल गई। लेकिन वो था कि वो मिल जाए, बस मुझे किसी भी तरह मिल जाए, तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगी कि मेरे से गलती हो गई। मैं जो आपके पास मदद मांगने आई थी, मैं परिवार में थी, मेरी हिम्मत नहीं थी परिवार से विरोध करके यहाँ तक आने की। और अभी मैं उसको घर ले जाऊंगी। अब तो सब चीज़ें हो गई भाई, सब जो मेरी फैमिली की जिम्मेदारियाँ थी वो पूरी हो गई। अब तो मेरे बच्चे हैं, छोटे से हैं, बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, और परिवार का सपोर्ट है मुझे, हस्बैंड का, सास ससुर का, सबका। लेकिन वो तो मुझे कभी नहीं मिली। और फिर धीरे धीरे हर लड़की में उसका चेहरा देखती रही और फिर निकालती चली। जो आपके पास लेडी आई थी फर्स्ट टाइम हेल्प मांगने के लिए, उनकी एज उस वक्त क्या थी जब वो आपसे? लगभग 30-35 साल की, 35 की। तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मुझे घर पे तुम काम करने के लिए रख लो, मैं रह जाऊंगी यहीं, झाड़ू पोछा कर दूंगी, मैं कहीं जाना नहीं चाहती यहाँ से, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं रख सकती, मेरी सास चाहेंगी तो रखेंगी, नहीं तो मेरा तो कोई इसमें रोल नहीं है। वो चली गई। मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती थी, 1 महीने का था मेरा बेटा। और फिर वो 1 साल बाद आई, बहुत सारी फल मिठाई सब लेके कि मैं उसको टीका करूँगी बच्चे को। मैं उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, पहले बताओ तुम कहाँ थी अब तक 1 साल, और अब तुम्हारे पास कहाँ से आया? कल तो चौका बर्तन करने को तैयार थी, आज ये अच्छी सी साड़ियाँ हैं, इतना सारा फल मिठाई सब लेके आई हो। तो वो बोली कि देखो तुम्हारे समाज में तो मुझे नहीं रखा, और मैं जहाँ से आई थी मैं वहीं चली गई। और मैं इतनी नादान थी उस वक्त, मुझे ये पता ही नहीं था। वहाँ काम करने के बाद, जब मैं 94 में काम करने लगी, तब भी मुझे ये नहीं पता था। मैं सोचती थी केवल यही जगह एक ऐसी है कि जहाँ इस तरह का व्यापार होता है, इस तरह की वेश्यावृत्ति होती है। मुझे पता ही नहीं था हिंदुस्तान भर में ऐसे और भी कई इलाके हैं जहाँ इस तरह लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। वरना मैं कहीं और भी ढूंढने की कोशिश करती उसको। और बस मेरठ ही मेरा टारगेट एरिया हो गया था उसके बाद तो। और फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा ये दूसरी जगह है, यहाँ वहाँ। मैंने कहा अपना घर साफ नहीं कर पा रही मैं, तो मुझे कहीं नहीं करना कुछ। आपको डर नहीं लगा कि कोई मार देगा मुझे? ये तो ऐसा जंजाल है कि जहाँ तो पैर डालने में भी डर लगता है। मार तो दिया था, आए दिन मुकदमे हुए, बहुत मुकदमे, और बिल्कुल मार दिया था एकदम। गाड़ी पे दूध का टैंकर चढ़ा दिया था, और शायद 10 या 12 दिन बाद मेरी बेटी की शादी थी। तो लेकिन पता नहीं क्यों ये सवाल मुझसे हर कोई पूछता है कि डर नहीं लग। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही, मुझसे आप किसी भी चीज़ का वास्ता ले सकते हैं, मुझे कभी डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों। या तो ये समझ लो कि मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, और दूसरा मैंने एक चीज़ तय कर रखी थी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी 10 to 5 है जो कुछ है, उसके बाद नहीं। रात को अगर कुछ करना होगा तो मैं भले ही कुछ भी करूँगी, रात को रेस्क्यू नहीं करूँगी। 5 बजे मैं अपने घर चली जाऊँगी, और मैं पूरा, मेरे जो वॉलंटियर्स भी हैं, मेरी स्टाफ भी, कोई भी 5 बजे के बाद कोई नहीं रुकेगा। और अगर कभी लेट नाइट मुझे कभी करना पड़ा तब मैं अकेले करूँगी, किसी को नहीं बुलाऊँगी, किसी वॉलंटियर को नहीं। मैंने कभी किसी को मुश्किल में नहीं डाला, किसी भी मुकदमे नहीं हुए, मैं केवल अकेले आगे खड़ी रही, और मुझे ही सब वो मुकदमे भी जितने हुए मुझ पर ही होते रहे, तो डर नहीं लगा। कितने मुकदमे झेले एक बार ये तो बता दो? 10-15 तो हुए। और किस बात पे मुकदमे थे? ऐसे ही, जब भी एक लड़की निकालूं एक मुकदमा लग जाए। अच्छा, मतलब रिटर्न गिफ्ट मिल रहा था? रिटर्न गिफ्ट मुझे दे रहे थे वो, और फिर मैं कहती भाई फिर लगा दिया तूने एक मुकदमा, चलो ठीक है हो जाएगा खत्म थोड़े दिन बाद, छोड़ो।
तो मतलब वो शायद उनका ये प्रयास होता था कि मैं एक मुकदमा लगेगा मुझ पर तो मैं डर जाऊंगी। मैं डरी नहीं कभी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझ पर मुकदमा लगा, मुझे पता ही नहीं मुकदमा लग गया। 1 महीने बाद सम्मन आए, 1-1.5-2 महीने हुए कि आप पे एक मुकदमा हुआ। अखबार के जरिए पता लगा, हाँ अखबार में छपा के उन पे एक मुकदमा, मतलब अखबार के 2 पन्ने, पहले पन्ने पे लिखा, शायद कटिंग मेरी इसमें पड़ी होगी, कि संकल्प का साहस पास पुलिस फेल, और इतनी बड़ी खबर। और उसकी बैक साइड में लिखा संकल्प की निर्देशिका पे अपहरण, मारपीट, छिनौती का मुकदमा। ये कब हुआ भाई? 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा चलो ठीक है। और इससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती। जिस जगह पे वो दिखाया, वो उस एरिया से लगभग 6 किलोमीटर दूर, और वहाँ दिखाया, जिस जगह पे दिखाया वहाँ एक डॉक्टर का क्लिनिक था, और मैं उस डॉक्टर को नहीं जानती वो कौन है, और वो मुझे नहीं जानते, और वो गवाही में थे। उनका क्या अपना निजी उसमें स्वार्थ था? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई कि जिन्होंने डर तो ख़त्म ही कर दिया था। फिर जैसे ही मुझे लगा कि मेरे बच्चे ठीक चल रहे हैं, और मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि मैं, अगर मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को जरा सा भी समय नहीं दे पा रही, और वो शायद जो उनको डिजर्व करते हैं वो नहीं हो रहा, उस दिन मैं छोड़ देती, कुछ भी करती, चाहे मेरा मन दुखता, कुछ भी होता, क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन ऊपर वाली कृपा है, मेरी बहुत अच्छी फैमिली चली। मेरे हस्बैंड का बहुत साथ रहा, मेरे सास ससुर का बहुत साथ रहा, कभी किसी ने सवाल नहीं खड़ा करा। दूसरी बात ये कि मेरे मायके ने इनडायरेक्टली मेरा कभी साथ नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं दिया। हमेशा ये कहते क्या काम मिला, क्या काम मिला। लेकिन ये मुझे सुनने में आती रहती थी कि भैया वहाँ तारीफ़ कर रहे थे, वहाँ कह रहे थे, अरे मेरी बहन, मुझे घर में मुन्नी नाम से बुलाते हैं, कि मुन्नी मेरी ऐसी है, बहुत बड़े बड़े भाई है मेरे। तो वो मेरी सपोर्ट होती थी। मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं। और नीचे जितना मार्केट था वो सब मेरी सपोर्ट थे, क्योंकि मुझे हमेशा लगता कि वो मेरी तो चाचा ताऊ हैं सब, कोई मेरे से बाहर नहीं। और जैसे ही मैं आती, बाजार में आती, तो कोई भी दुकानदार पूछ लेता, बहन जी आज जो छोटे होते, बहन जी आज क्या कोई नई लड़की का पता है? भाई तुम तो देते नहीं, कोई तो बताता ही है, निकाल लूँगी। अच्छा मैम, आज भी वो चलता है? देखिए 18 में 2018 में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको सील किया गया। वो हाई कोर्ट की तो मैं भूल नहीं कहूँगी, लेकिन जिसने ये रिट की उसने बहुत बुरा किया। इसलिए बुरा किया, बिना पुनर्वास किए आप एक चोर को भी हटा दोगे, एक डाकू को भी हटा दोगे। डाकुओं को भी तो सरेंडर करने का दिया गया समय, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का समय दिया गया, उनको वो समय नहीं दिया गया। तो बताइए उनके पास काम करने के लिए, वो तो आज भी कर रही है। मैंने उनको वहाँ से हटने के बाद एक लड़की निकाली, दो लड़कियाँ निकाली, 2 रेस्क्यू किए मैंने उसके बाद भी। वो उस एरिया में नहीं है, वो आसपास के मोहल्लों में बस गई जहाँ उन्होंने घर बना रखे थे, मगर उसके बावजूद भी मैंने 2 लड़के, जिसको 18 दिन से पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी, धरने प्रदर्शन हो रहे थे शहर में, और फिर किसी के ज़रिए मुझसे मदद मांगी गई, पुलिस ने मुझसे मदद मांगी कि भाई ये लड़की नहीं मिल रही, आप इसका पता निकाल सकती हो। तो हमने कहा कुछ CCTV वगैरह आपने खोजे? तो उन्होंने कहा हाँ खोजे, हमें भी दे दो। हमने वो कुछ देखी फुटेज, तो मुश्किल से 5 मिनट लगे हमें। हमने देख लिया कि भाई ये लड़की, ये महिला वो है, ये बीच में लड़की है, ये वो है। फिर निकले एक इस गली से, एक इस गली से, एक इस गली से निकल के फिर निकले। हमने कहा लड़की गई जयपुर, आप चाहो तो अभी भेज दो टीम बना के, आज मिल जाएगी, कल पुणे चली जाएगी। और उनका इतना कॉन्फिडेंस कैसे? अब मेरे को यकीन करो तो करो, मैं इतना ज़्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ती। आपसे एक बात पूछूं, कितनी % महिलाएं हैं जो अभी तक, जो भी आपका अनुभव रहा उस हिसाब से मैं जानना चाहूंगी, जो देह व्यापार में खुद आती है, और या फिर जिन्हें प्रेम के जाल में फंसा के या फिर परिवार के वजह से? खुद का 1% भी नहीं है, खुद की थी। अगर आज से 20 साल पहले तक कहूँ, 15 साल पहले तक बल्कि, क्योंकि राजस्थान की महिलाएं हैं जो अलवर, ग्वालियर, जयपुर, अजमेर, वहाँ बेड़िया जनजाति है जिनका मात्र सत्तात्मक परिवार है, और वो यही काम करते हैं, और जबरन नहीं। अगर कोई लड़की इस पेशे में आना चाहती है, मेरे हटा दो, नहीं आना चाहती है, गांव में रहो, शादी करो, घर बसा लो। और आदमी उनके शराब पीते हैं और ताश खेलते हैं। तो मात्र सत्तात्मक परिवार ही हैं। नानी भी थी, पड़नानी भी थी, फिर उनकी माएँ आ गई। मेरे देखते देखते नानी, माँ और बेटी आ गई, और अब उनकी छोटी बेटियाँ हैं। लेकिन छोटी बेटियों, जो उनकी बेटियाँ हैं, वो पढ़ रही हैं। तो मैं ये अपनी उपलब्धि मानती हूँ और खुल के कहती हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है कि मेरी वजह से वहाँ आज 90% बच्चे पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में, जिनको शुरुआत में माँ नहीं, जब नाम लिखते थे तब तक मैंने अपना गार्जियनशिप दी, और उसके बाद में वो माँ उनको देती है,
और पढ़ा रहे हैं, और जो मुझसे जितने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है उतने मैं पढ़ाती हूँ। मैं ना कुछ आपका अनुभव जानना चाहती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, कुछ आपके उस दर्द वाले पॉइंट पे मुझे लगता है कि बात हो जानी चाहिए, जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद ना कहते हैं ना कि सिहर उठता है जी, और सवाल पूछने का मन करता है समाज से कि आखिर कब तक। देखो, मैं 2 बातें बताऊंगी आपको। एक दिन मैं जाती हूँ, तो अक्सर जाती हूँ, मुझे एक बच्ची दिखती है, और अच्छी सांवली सी प्यारी सी बच्ची। कहाँ की बात कर रहे हैं आप अभी? मेरठ रेड लाइट की बात कर रही हूँ। तो खेलती कूदती, इधर उधर घूमती फिरती, ऐसे कोई 13-14 साल की बच्ची होगी। फिर कोई जरूरी नहीं मैं रेगुलर एक ही कमरे पे जाती रहूं। कुछ दिन बाद में गई, तो मुझे लगे तो कि ये चेहरा पहचाना हुआ है, लेकिन वो मुझे खिड़की पे लड़की दिखे। ये नहीं लग रहा था कि ये वो लड़की है। मैंने पूछा बल्कि ये कौन है? क्या दीदी आप ना पहचान रहे हैं इसको? नहीं, ये वो है। लेकिन ये कैसे हो गई ऐसे? कितने साल की थी? 14 साल की मुश्किल से। अच्छा। तो 3 महीने बाद मैं उसको मिली, तो वो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से ग्रोन अप लड़की थी। इसका चेहरा मासूम बच्चे जैसा, और उसका जिस्म जो है वो पूरी तरह से एक वयस्क लड़की जैसा था। वयस्क लड़की भी मैं क्या कहूँ, एक ऐसा था कि जैसे 1-2 बच्चों की माँ हो गई हो, और हेल्दी, क्योंकि हेल्दी भी थोड़ी सी शुरू से थी। वो इतना भारी भरकम उसका शरीर और सीना और सब। हमने कहा ये क्या? फिर मैं तेजी से, मुझे जब तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था, फिर पता लगा कि ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है शरीर को हैवी करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैम जो कमरा शब्द का इस्तेमाल कर रही है, उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा कहा था कि भावना, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई कोठा शब्द बोलता है, इसलिए मैं भी माफी चाहूंगी, मैं भी शायद इस शब्द का प्रयोग ना करूं। इसलिए सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि जो बार बार मैम कमरा बोले तो आप समझ जाइएगा कि मैम कोठे की बात कर रही है। देखिए, हम क्यों कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? हमारा घर घर, उनका घर कोठा नहीं, ये मुझे समझ में आता है। वो भी तो वहाँ रहती हैं, खाती हैं, सोती हैं, सभी कुछ तो है उनका वहाँ। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं नहीं कहती। और दूसरी एक और लड़की की मैं बात अगर करूँ, तो मैम उस लड़की की बात पहले मैं हाँ, वो धंधे में उतार दी उन्होंने, क्योंकि ऐसे उतारते तो उनको मेरा डर था कि आएंगी तुम्हारी फजीते करेंगी कि तुमने 14 साल की बच्ची को ये कर दिया, उठा के ले जाएंगी। लेकिन अब तो वो धंधे में आ चुकी थी, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे निकलना नहीं था। वो उन्हीं की बेटी थी, किसी की, जो महिला ऑलरेडी देह व्यापार वहाँ कर रही थी। हाँ, तो ये ऑक्सीटॉक्सिन का बड़ा, और ये प्रोहिबिटेड है, अब प्रतिबंधित है ये दवा, ये इंजेक्शन, उसके बावजूद भी उपलब्ध है हर जगह। जिस चीज़ को हम लोग तो बेसिकली ग्रामीण हैं, जिस चीज़ को हम उस बात से भी एतराज़ करते हैं कि अगर हमारा नौकर किसी गाय भैंस को दूध ना देने पे वो इंजेक्शन लगा दे ऑक्सीटॉक्सिन, तो मुझे बहुत एतराज़ होता था कि ये क्या है भाई, तुम जबरन किसी से दूध ले रहे हो, और ये नुकसान भी देगा। ये ऑक्सीटॉक्सिन उस दूध में भी तो आ रहा है, जब उसकी वजह से ये तेजी से एकदम दूध उतार रही है। तो वही लड़की को दिया जा रहा है अगर, तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। मैंने देखा कि जब हम गाय या भैंसों को हमारा नौकर इस तरह दे देता है, तो वो चक्कर काटती हैं, बहुत देर तक चक्कर काटती हैं, और उसके बाद स्थिर खड़ी हो जाती हैं कि अब दूध निकाल लो। तो आप सोचिए कि उनको कितना लग रहा होगा, कैसे लगता होगा। या मैं किसी एक लड़की की अगर बात करूं, तो नहीं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सब बातें करते हैं, ये वेश्यावृत्ति है, ये कोठे हैं, ये औरतें खराब करती। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो किस हालात में आती हैं। असलियत में वेश्यावृत्ति वो है जो पोल पे खड़ी हैं लड़कियां, जो लग्जरी जुटाने के लिए कहीं जाती हैं, वो वेश्यावृत्ति है। इसको कोई कहता है तो मुझे एतराज़ होता है। मैंने ऐसे लड़कियां देखी हैं कि जिनको मैं कभी भूल भी नहीं पाई, और भूलना चाहती भी नहीं हूँ। मैं जख्म की तरह कुरेद के रखना चाहती हूँ सब चीज़ों को, कि अपने जीते जी समाज को दिखा सकूँ कि क्या होता है जिसको आप बुरा कह रहे हो। जिन रेड लाइट एरियाज को आप बंद नहीं कर, जिनको आप ये कह के सेव कर रहे हैं कि अगर ये ना हो। बहुत सही आपने 3 साल की बच्ची, बहुत सही पॉइंट उठाया। 3 साल की बच्ची के साथ तो वो औरतें रोक रही हैं, 11 साल की बच्ची के साथ मदरसे में आप रोक रहे हैं, घर में अपने नजदीकी रिश्ते में 9 महीने की बच्ची के साथ फौजी ने किया। तो कैसे वो औरतें रोक रही हैं? वो कैसे करेंगी? नराधम तो हर जगह है, नरपिशाच हर जगह है। वो जो हमारे बाप भाई इन सब के रूप में हमारे पास नरपिशाच है। वो ये जिस्म जो है ना, ये जो जिस्म है, इस पर सिर्फ और सिर्फ उस औरत का खुद का अधिकार है, उसकी मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। और रही बात जो मैम ने पॉइंट उठाया है ना, मैं उस बात पे मैं भी बोलूंगी कि
का मतलब ये नहीं है कि ये जो महिलाएं घूम रही हैं इनकी वजह से हो रहा है, ये उन लोगों की वजह से हो रहा है जिनकी सोच इतनी संकुचित हो चुकी है ना कि वो सही गलत का अंतर भूल चुके हैं पहचानना। किसी महिला के जिस्म पे नहीं आक्रमण, वो उसकी अस्मिता पे है, उसके पूरे वजूद पे आक्रमण होता है। औरत उस की पीड़ा को तो भूल जाती है कुछ दिन बाद, लेकिन जो उसकी दिल में लगती है ना जो पीड़ा, उसके वजूद पे लगता है जो धब्बा, उसको कभी नहीं भूलती। वो अपने अगर पति से भी नफरत हो जाती है किसी औरत को, मैंने ऐसी औरतें मेरे पास आई हैं तो उन्होंने कहते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, उसके बच्चे पालेंगे, बर्तन मांजेंगे, उसके साथ माता पिता की सेवा करेंगे, ये आदमी हमारे पास ना आए। अपने वजूद पे हमला नहीं चाहती कोई भी औरत, और वहाँ हर पल वजूद पे हमला होता है। जब एक आदमी जो जिसके हाथ गंदे काले हो रहे हैं उसमें डीजल में पेट्रोल में, और वो पंचर लगा के आया है, गाड़ी का रिपेयरिंग कुछ करके आया है, और वो आए और किसी लड़की की उलझती हुई लट को यूं करे, और लड़की जरा सा कसमस आए तो फिर करे दोबारा, क्या इमेजिन कर सकते हैं कि वो उनका अंदर मर जाता है, वजूद खत्म हो जाता है। और इन औरतों के लिए जो देखिए, जब वो अगर हम उन्हें नहीं निकाल पा रहे, नहीं पता लग पा रहा हमें, तो वो इतनी कठोर और इतनी दुष्ट ट्रैफिकर बन जाती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी। बहुत छोटी सी घटना बताऊंगी कि एक दिन मुझे एक फोन आता है कि दीदी आना, जरा सा काम है। मैंने कहा ठीक है आती हूँ। मैं गई, मैंने कहा वो ये उसकी एक का नाम लिया, उसकी लड़की आई हुई है, इसका एडमिशन करा दो। मैंने कहा कहाँ कराऊँ इसका? तो बोल रहा ये स्पोर्ट्स में भी है, वैसे तो अगर लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो यही करा दो। एक दो कॉलेज के नाम लिए। मैंने कहा चल, वहाँ क्यों नहीं पढ़ रही जहाँ पढ़ रही थी अभी? बोलिए अभी ये इसकी मम्मी यहीं आ गई। मैंने तभी देखा कहाँ है मम्मी, देखा। मैंने कहा तुम फिर वापस आ गई, तुमने तो शादी कर ली थी। बोली हाँ ये तो लड़की मेरी तो है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कल आती हूँ और सब पता करती हूँ, लखनऊ का भी क्या है और यहाँ का कब कैसे एडमिशन, भी सेशन में होना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कराती हूँ। मैं क्या खेलती है? तो वो टेनिस खेलती थी। तो मैं चलो ठीक है, बड़ी प्यारी सी बच्ची, गोरी चिट्टी। अगले दिन मैं गई, पता नहीं मुझे कुछ शंका सी हो रही थी, जाने क्यों ऐसी कुछ अंदरूनी मुझे हो जाती है, तो मैं चली गई। और साथ ही मैंने इसमें ही है, हिंदुस्तान टाइम्स में फोटोग्राफर हैं, मैंने उनसे कहा भैया मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है, मैं जरा जा रही हूँ उधर ही, तो तुम आ जाना। उन्होंने कहा जी मैं आया, तुम चलो। मैं पहुंची वहाँ, मुझे लड़की नहीं दिखी। मैंने कहा कहाँ है वो? मैं घूमते घूमते, अरे कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? अरे देख तो लू कहाँ गई। मैं अंदर वाले केबिन में गई तो एक मुस्टंडा सा आदमी 6 फीट का एक बेड पे लेट रहा, छोटा सा बेड था, और वो लड़की कबूतरी सी परली तरफ बैठी। भाई दीवार से लगा हुआ बेड है, छोटा सा बेड है, इतना कि आदमी मुश्किल से आए, और वो लड़की उधर बैठी है, मैं वहां की बैठी हूँ। इस बीच मीडिया वाले सभी आ गए, भैया को एक को कहा तो वो सारे आ गए, क्योंकि मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रही थी। मैंने कहा लड़की निकल जाए पहले। वो आगे, मैंने वो चिल्लाने लगी, और क्या है ये मेरी भांजी है और ये तो इसके पापा है जो लेट रहे हैं। मैंने कहा पापा तो नहीं है। मैंने कहा तू कौन है भाई? कि जी मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। मैंने यहाँ क्या कर रहा है? ये जी कुछ ना, मैं तो वैसे ही आ गया था। तो मैंने कहा ये तेरे पास बैठ के क्या कर रही है? तू 50 साल का आदमी और ये 14 साल की बच्ची, और कांप रही वो लड़की। मैंने उसे पकड़ा, तंदुरुस्त थी अच्छे हेल्थ से। मैंने कहा उतरो तुम नीचे। मैं अपनी वॉलंटियर को हाथ पकड़ाया, मैंने कहा जाओ तुम इसे नीचे लेके चलो। और वो कुछ इंटर्नशिप के बच्चे भी थे, भी आए हुए थे, सब उसे जबरदस्ती ले गए। और वो जो मुझे गालियाँ नॉन स्टॉप देना है उसको, और कपड़े फाड़ने हैं मेरे, और जो भी कर रही थी वो कर रही थी। आपके साथ करते हैं वो सब। मतलब क्या करते हैं? ये जो मालकिन होती है, हाँ, जो कमरे की कोठे की हाँ, मालकिन होती है, क्या हाँ। करती है? रेस्क्यू करूं तो वही मेरी साड़ी को भी खींचेगी, ब्लाउज को भी पीछे से खींचेगी, तो ना जाने देगी। फट जाते हैं कई बार। अरे हम ले आए लड़की को नीचे, और मैंने जब लड़की से पूछा, मैंने कहा ये कौन था? मैं नहीं जानती। और मैं कहा तू तो एडमिशन के लिए कह रही थी। बोली मना कर दिया कल मौसी ने, कोई एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा तेरी मौसी कैसे हुई? वो तो मेरी मौसी है। मैं कहा तुम हिंदू मुसलमान है, वो कैसे हुई मौसी? पता नहीं, मौसी है। खैर वो फिर सब चीज़ें हुई, उसका एडमिशन स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ, और इस हिदायत के साथ हुआ कि इससे कोई मिलने नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और कोई मिलने नहीं आएगा।
ठीक है नहीं लेकिन मतलब पहले उसको देह व्यापार में डालने की कोशिश हाँ। की गई और एक तरफ उसको पढ़ाने की बात वो की जा पहले रही है। दिन तक सोचा, लेकिन अगले दिन देखा तो ये तो अच्छा खासा पैसा देगी लड़की, कहाँ इसको पढ़ा के क्या करोगे, क्या करना है इसका, इसका तो है ही नहीं वो कुछ। लड़की कहाँ से लाई गई थी? खुद की बेटी थी। मतलब खुद की। ये जो हाँ। वहां की कमरे की मालकिन थी वो उसकी खुद की बेटी थी, खुद की बेटी थी उसकी। जिसको देह व्यापार में डाल दिया। हाँ। अरे प्रभु। तो वो आप इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ कितने उन बंद अंधेरों कमरों में इतनी कहानियां हैं, हर लड़की के पास हजारों हजार कहानियां हैं। आपने जितनी भी बातें बताई है सिर्फ 14 साल 14 साल हाँ। 14 साल, उससे ज्यादा चाहिए नहीं किसी को। क्यों? मतलब बच्चा चाहिए। ये क्या है? बच्चा चाहिए। ये कैसी मेरे मानसिक सामने हुआ। विकृति है? मेरे सामने हुआ एक आदमी खड़ा बुजुर्ग, और वो जो बुजुर्ग महिला थी ब्रथल ऑनर, उसे कह रहा कि बताती क्यों नहीं है, बच्चा चाहिए मुझे, बच्चा। तो उसने कही बाबूजी बच्चा कहाँ से लाके दूं, बच्चा नहीं है मेरे पे। अब तुम्हें तो पता मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, बच्चा कहाँ से लाके दूं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे बच्चा, ये बच्चा काहे मांग रहे हैं, तेरे कौन सा बच्चा जो इसे इन्हें देगी, इनके बच्चे नहीं है? तो ना जी इनके तो सब हैं बालक बच्चे, बच्चा ना समझ रही हो, छोटी लड़की चाहिए इनको। और वो रिटायरमेंट के नजदीक थे और वो पुलिस वाला था। अरे प्रभु मैम, फिर मेरे से वो तो तीसरे सुन के ही दिन वो मुझे बहुत गंदा लग रहा है। तीसरे दिन मुझे वो वहां मिल गए थाने पे। तो मुझे देख के उन्होंने दूर से ऐसा करा, मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, तुमको तो देख के तुम्हारी शिकायत करना तो बहुत दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल देख के नहीं, मुझे नफरत आ रही है इतनी ज्यादा। जाओ ऐसे ही तुम जिंदगी काटो और तिल तिल जियो कि तुम अपनी बेटियों में भी वो देखो कि जो तुम वहां ढूंढने गए थे बच्चा। क्या कहूँ, ये लोग कहाँ से आते हैं? क्या मन करता है ये आपके अंदर? ये वो लोग हैं जो कमजोर पे ताकत की आजमाइश करते हैं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। ये बच्चों को रेस्क्यू करने की जगह ये क्या बात कर रहे थे वहां जाकर कि वहां कौन पुलिस वाला बच- रेस्क्यू करता? कोई नहीं करता। वो तो हम पे 100 सवाल खड़ा करते हैं। क्या मैडम आराम से रह रहे हैं वहां, यहाँ ले आती हो तुम? काहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने बनाए? फिर क्यों बनाए? नहीं बनाओ। हमारे सामने के सामने कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ अब जैसे ये आपका है, ये तो छत है, लेकिन वो गाटर पट्टी की भी एक छत बनती है जिसमें पत्थर बीच में और वो लोहे के गाटर लगते हैं। तो सारे गाटर एक रंग के हों और 2 सफेद दिखाई दें तो थोड़ा डाउट होता है। तो मैंने कहा इसमें होगी लड़की, ये क्यों ऐसा? इसमें होगी मतलब? मैंने कहा इसमें शायद कुछ है, लेकिन 2 पत्थर अलग है। और कुछ नहीं दीदी, तुम तो ऐसी वहम करती रहती हो, ऐसी वहम करती रहती हो, अब मेरी छत को कुछ मत करना। कौन? मैं कहा मैं बनाऊंगी, तेरी छत टूटती है और कुछ नहीं निकलता तो मैं बनाऊंगी, मेरे पास सटीक सूचना है कि तेरे यहाँ लड़की है। ये रेड लाइट की कमरे की बात कर रहे हैं हाँ। आप? और पुलिस वाले खड़े हैं, वो मुझे कह रहे मैडम किसी की छत तोड़ रही हो, आपको भी इतना वहम हुआ रहता है, पता नहीं अगर नहीं निकली लड़की। तो मैंने कहा मुझ पर एक और मुकदमा लगाना, बहुत लगा रखे हैं तुमने, तो एक और लगा देना। और देखिए जैसे हमने वो उतारा 3 लड़कियां निकली, और कैसे कि जैसे मान लीजिए ये है तो हम 2 छत्ती कभी कभी बना देते हैं थोड़ा सामान रखने के लिए, उनमें वो रखे। और वो ऐसे कैसे हमें शक हुआ कि जैसे ही कमरा है नॉर्मली दिख रही है, हमें छत है ठीक है कोई बात नहीं, 2 पत्थर बाद में पेंट हो गए होंगे जैसे भी हुआ, वहां एक छोटा सा ऐसे रखे स्टील की कोई चीज। तो जो हमारे साथ थे, हमारे एक साथी, तो उन्होंने कहा मैडम ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ी खोली तो वो सीढ़ी थी, फोल्डिंग सीढ़ी। मैंने कहा ये क्या कर रही है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा मैडम अब तो मैं तोड़ूंगा 2 पत्थर, इसका क्या काम है यहाँ पे सीढ़ी का, जब इनके जीना बन रहा है ऊपर जाने का भी, तो ये सीढ़ी क्या कर रही है? वो ये कह नहीं सकती थी कि दुछत्ती है, क्योंकि तब तो फिर मैं पूछती कि दुछत्ती का मुंह का है। वो खोला तो 3 लड़कियां निकली उसमें से। मैम उसमें स्पेस था उनके बैठने का भी? नहीं, बस वो ऐसे पड़ी हुई थी उससे किसी तरह। ज्यादातर ये लड़कियां लाई कहाँ से जाती है? नेपाल की हैं, बंगाल की हैं, पश्चिम बंगाल की, और आंध्रा से भी हैं, बहुत जगह से हैं लड़कियां। तो बाहर से भी आई, हमने बांग्लादेशी लड़की भी निकाली। सोचिए बताइए, पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं, बांग्लादेशी लड़की वतन देने। तो बंगाल की भी बहुत लड़कियां निकाली हैं। ये बात मायने नहीं रखती है कि मतलब लड़की कहाँ से आ रही, आनी चाहिए लड़की, आनी चाहिए बस, कहीं से भी लाओ। मैम ये कोई टारगेट होता है कि कमरे पे मतलब इतनी लड़कियां चाहिए ही चाहिए? नहीं, कोई टारगेट नहीं है। टारगेट क्यों होगा, जब लड़कियां आ ही नहीं है तो टारगेट क्यों करेंगे? हाँ मतलब लड़कियों का टारगेट होता है कितनी लड़कियां लेकर ही आओ। कितनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो
इसीलिए बाजार में घूम, अब देखिए विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा धन देने वाला ये व्यवसाय बना है, तो यूं ही थोड़ी बन गया। ट्रैफिकिंग, अगर मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं कि एक लड़की की खरीद फरोख्त होती है, एक महिला की होती है, एक बच्चे की खरीद फरोख्त होती है, और वो बिक जाता है, उसको खुद को पता नहीं है, और सामने वाला सबसे धनी हो जाता है। विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा धन देने वाला ये व्यापार है। अब कुछ मत करिए, किसी औरत की, किसी लड़की, किसी बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा दीजिए, क्या करेंगे आप? तो इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या मतलब माँ है, खुद की माँ बाहर बैठी है, लड़की मना कर रही है क्योंकि हम लगातार उसके संपर्क में हैं। अभी तो फर्क आ गया है उन सब चीज़ों में, क्योंकि 99% बच्चे पढ़ रहे हैं। लड़की मना कर रही है, माँ मैं ये नहीं करूँगी, मुझे मत डालना इसमें। बाप थोड़ी ही जो बचाएगा, माँ ही है ना बस। तो जो औरों के साथ होता है वो उसके साथ भी होगा। अगर मैं लड़कियों का हाथ पकड़ के ना खड़ी हूँ, मैं बहुत बार खड़ी होगी, हाथ लगाओ, किसके लगाओगी? ये सब मेरी बेटियां, लाओ जिसको करोगी। तो धीरे धीरे परिवर्तन आया, क्योंकि मैं बेटों को भी ले जा रही थी पढ़ाने के लिए, बेटियों को ही नहीं, बेटे भी जा रहे थे, पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, लड़की हुई तो चलो भाई देह व्यापार में डाल दो, बेटा हुआ तो दलाल है ना, दलाली कौन करेगा? कस्टमर लाएगा, नीचे से बताएगा इस कमरे में सबसे अच्छी लड़की, अपनी माँ को बताएगा, अपनी बहन को बताएगा कि वहाँ पे सबसे अच्छी लड़की है। मैम हाइजीन की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी इन लोगों के लिए, इनकी सुरक्षा तो खुद खतरे में पड़ जाती होगी, इनकी हेल्थ तो बिल्कुल खराब हो जाती हेल्थ तो होगी। बिल्कुल खराब है ही, क्योंकि देखो शराब उन्हें पीनी है, गुटखा खाना है, सूखा नशा करना है, कैसे बर्दाश्त करेंगी बताओ ना? कैसे हम एक आदमी को भी ना कह सकते हैं, अपने पति को भी ना कह सकते हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, और वो दिन भर में अगर 10 से 15, 15 से 20 उनको कस्टमर निपटाने पड़ रहे हैं, जिनके लिए कोई मतलब, बस केवल उनको एक काम है कि चेहरा नहीं छूना है, मतलब कस्टमर को चेहरा छूने नहीं देना, बस, और कुछ नहीं। बाकी आप कुछ भी करें, मतलब चेहरे को छोड़ के जिस्म को पूरा नोच दो, कुछ भी करो आप, कुछ भी। मैम कई लोग तो ऐसे भी आते होंगे जो बहुत क्रूर होते होंगे। हाँ, लड़की को यहाँ ऐसे, मुझसे थोड़ी सी, बहुत मुझे वो अच्छी लगती थी, ऐसे हो रहा था सारे, क्या कर दिया था? ऐसे नाखून खरोंच थी, तो ऐसे बैठी सामने, मैं ऐसे बैठी, बेंच पड़ी रहती है, तो मालकिन चूंकि थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी, मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा ये, मना नहीं किया, तो उसने कहा पैसे, मतलब ने कहा कि कस्टमर ने किया। अच्छा, इशारा था ये। तो मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा पैसे, पेट कहाँ से करती। और कितने साल की वो लड़की थी? 20-22 साल की। तो कैसे आप कल्पना नहीं कर सकते, अपना बच्चा नहीं मिल सकती, वो अपने बच्चे के लिए 200 रुपये चाहिए उनको, बच्चा उनसे छीन लिया जाता है पहली बार, कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चा हो जाना तो किसका है किसका नहीं है। अभी तो सारी चीज़ें पता हैं क्योंकि वो प्रिकॉशन से रहती है, लेकिन पहले बच्चे का किसी को पता नहीं होता किसका बच्चा है। अब बच्चा छीन लो, माँ तो कभी भी कहीं नहीं जाएगी, कभी आपके हमेशा रहेगी। और हमें दिख रहा है सामने, सब कुछ सामने दिख रहा है, होते हुए दिख रहा है, क्या दुकानदारों को नहीं दिख रहा? उनको नहीं पता कि तुम्हारी यहाँ लड़की आई है, सामने बिल्कुल सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है, बिल्कुल एकदम, उसको नहीं दिख रहा, वो कहते मैडम आपको पता लग जाता, हमको पता नहीं लगता कैसे आई लड़की, क्यों नहीं पता लगता? मतलब लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की, मैं नहीं कह सकती हूँ कि HIV डे पे हम सभी को रिबन लगाते हैं, लगा रहे मैडम हमको भी लगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी हो जाए। ये मैं पुलिस अधिकारी की बात कर रही हूँ। तो वो उनके लिए तफरीह का विषय है, वो उनके लिए ऐसा है कि जैसे अजूबा है जो बैठा है वहाँ, कोई भी जा रहा है उसके हम इन लड़कियों को तो बहुत जल्दी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी बड़ी 25 से 30 के बाद इनका कोई वजूद नहीं रह जाता, या तो ट्रैफिकर बन के रह जाती हैं, या उनकी दया पे जिंदा रह जाती हैं, या घिसट घिसट के मर जाती हैं, बस इतनी जिंदगी, इतनी छोटी उम्र में। हाँ, अरे नशा कर रही हैं, हर तरह का नशा हो रहा है, उसके बाद में आपको ऑक्सीटॉक्सिन लग रहे हैं, फिर 15 से 20 कस्टमर आप निपटा रहे हैं एक दिन में। बिल्कुल। तो आप कैसे किसी को
थक के चूर हो जाती हैं, ये पता नहीं होता कि हम कहाँ पड़े हैं। और खाना पीना इनका हेल्थ वेल्थ बाहर कोई हेल्थ नहीं है। झोला छाप डॉक्टर आएगा, किसी को कोई हरी बीमारी हो गई, ठीक है चलो ये पैरासीटामोल लो, चलो ये पेन किलर लो, हरी पन्नी की गोली खा लो, बस हो गया। और अगर मतलब अगर वो चाहें, मन तो होता है ना कि हमें ये खाना है, क्यों कमा के रख दिया, नहीं है। मालकिन कुछ भी मांस मच्छी खाएगी, वो सब नॉन वेज खाती हैं, और तो नहीं, उन लड़कियों को दाल चावल है। और ऐसी गंदगी है, आपने अभी गंगूबाई आई है देखी, उसने देखा होगा कि एक चबूतरे में वो नहा रही है, जब वो आता है लड़का एक्चुअली, और कहती है आ जाओ। ऐसा चबूतरा हर कमरे में बना हुआ, नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, ये सच्चाई है। वो वहीं नहाएंगी, किससे पर्देदारी है, कौन देख रहा है उनको, जो आ रहे हैं वही तो उन्हीं के लिए तो आ रहे हैं। और उससे बुरी हालत ये है कि वही चबूतरा उनके खाने की जगह है, वहीं वो बैठेंगी, कस्टमर आएगा वहीं कंडोम फेंकेगा यूज्ड, वहीं वो थूकेंगे, गुटखा पान बीड़ी फेंकेंगे, सब कुछ वहीं, और वहीं बैठ के लड़की ऐसे खा रही है, पैर उसके नीचे स्टूल पे बैठी है, और यूं बस जैसे जैसे पेट भरना है किसी तरह। मैंने उसको कहा बेटा गलत जगह बैठी हो, उठो यहाँ से, और यहाँ तो बहुत गंदा है। बस मुझे ऐसे देखा, मालकिन को लगा मैडम कुछ कहेंगे, अरे यहाँ बैठ जाए, इसको कोई मना थोड़ी कर रहा है, वहीं बैठ के खाती है मरी सारी की सारी। कहाँ कौन खा सकता है, ये मालकिन की लैंग्वेज है। हाँ कौन खा सकता है बताइए, इतनी गंदगी में कौन वहां बैठ के खाना खा सकता है, और वो खा रही हैं क्योंकि पेट तो भरना है। मैम एक कमरे में कितनी लड़कियां रहती है? कभी बहुत छोटे हैं तो 4 से 5 है, नहीं तो 10-12 रहती हैं। बड़े हैं तो जो बड़े मठाधीश हैं, जो उनके यहाँ 20-20, 25-25 लड़कियां हैं, 30-30 लड़कियां हैं, ऐसे भी हैं सब। तो मैं वो बहुत, इसीलिए मैं सबसे एक बात कहती हूँ कि कुछ तो करो, ये चुप न रहो, चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो बस। मैं और कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ मेरे यहाँ भी बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, चलो करती होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन मैं सबसे कहती हूँ कि कभी तो बोलो। बंद कमरों में आप एसी कमरों में वर्कशॉप्स करते हैं, बातचीत करते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं, उन्हें खाने खिलाते हैं, इनके लिए भी तो कुछ कहो। लोगों को एतराज रहता मैम है। इनकी दिवाली होली क्या होती है? हमारे साथ होती है, बस हम जाते हैं, रंग भी खेलते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, उनके साथ नाच गाना भी करते हैं, खूब धमाल करते हैं। दिवाली पर उनके यहाँ हम जरूर दिए भी जला के आते हैं, थोड़े से पटाखे भी छुड़ा के आते हैं, और उनको प्रेरित मेरी करते हैं। जिज्ञासा ना आपसे बात करके बढ़ती जा रही है, मैं इसको अभी अंत नहीं करना चाह रही हूँ। मैं मतलब चाहूंगी 6 से 7 अनुभव ऑन कैमरा। आप ये बताइए कि जब आपका मन करो, वैसे तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की को देखकर सबसे पहले आपका मन ये करता होगा कि उसके माथे को चूम ले, उसको गले से लगा ले, उसको स्नेह दे, उसको प्यार दे, क्योंकि सबसे बड़ी कमी तो मैम इसी चीज की है ना, जो उनको नहीं मिलता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि एज अ मदर जब आप इनसे मिलते हैं, लगभग मैम कम से कम इतने अनुभव तो आज बता डालिए कि जिसको सुन के कुछ लोगों में अवेयरनेस आए, वो लोग भी समझे कि कहाँ काम करने की हम सबको जरूरत है। क्योंकि मैम ये सिंगल हैंड से तो नहीं होगा, इसके लिए तो सबको आना पड़ेगा, और मैम लॉजिकली आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आना पड़ेगा। सिर्फ मुंह से बोलकर या स्टेटस या सोशल मीडिया पे लिखकर तो ये काम नहीं चलेगा। बताइए ना मैम कोई ऐसा किस्सा। देखिए वहाँ वैसे अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर लड़कियाँ मुझे माँ बुलाती हैं, क्योंकि मैं एतराज़ करती हूँ। मैं किसी को आंटी नहीं कहने देती, मैं इनको भी नहीं कहने देती किसी को। आंटी पांटी क्या होता है, माँ बुलाओ सीधा। तो वो भी मुझे माँ बुलाती हैं। तो 532 बच्चों की माँ है आप, लड़कियों की? नहीं और भी हैं, ये तो वो हैं जो निकाली जो निकाली है। तो माँ बुलाती हैं वो, तो उससे एक अपनापन जुड़ता है। जो थोड़ी उम्रदराज हैं दीदी बुलाती हैं, मालकिन भी दीदी बुलाती हैं। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसको मैं वहाँ जोड़ के नहीं चली हूँ। मेरे घर में जब तक बच्चे छोटे थे, अगर बर्थडे है बच्चों का, कोई और ओकेज़न है, मैं उनको सबको न्योता दे के आती हूँ ज़रूर। नया मैंने ये सब शुरू किया कि ऐसे तो बंगाल में होता है, लेकिन मैंने उनको ये सब, उन्हें पता है ये होता है ऐसा। तो दुर्गा पूजा पे मैं उनके यहाँ की मिट्टी, हालांकि मिट्टी नहीं होती, पर पहले दिन से मैं कह के रखती हूँ कि कई दिन पहले से मैंने कहा दुर्गा पूजा पे मुझे चाहिए, चाहे सारी औरतें अपने घर की झाड़ू साफ सुथरी झाड़ू लगाओ और इकट्ठा करके रखो। एक को सौंप देती हूँ कि सब इकट्ठा करके ले आना, मैं लेके जाऊँगी, मूर्ति बननी है कि वो लेके आती हूँ। और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा। गणेश
पूजा मैं उनके यहाँ कराती हूँ और विसर्जन बड़ी धूमधाम से कराती हूँ। छोटा हाथी बुक करते हैं हम, फिर उसमें सब जाते हैं गंगा जी लेके। ऐसे नहीं कि भाई मतलब यूं ही मैम छोड़ ये दिया। कैसी बात हुई जब हम देवी की मूर्ति भी उन्हीं हाँ, की उन्हीं चौखट की- से बनवाते उन्हीं की हैं, चौखट से। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि वहाँ देखना मत, वो बुरी औरतें हैं, बुरी गंदी औरतें औरतें हैं। हैं। हाँ, ये कैसा पैमाना है मैम, ये कैसा दोहरा चरित्र है? देखिए मैं अगर समाज का दोहरा चरित्र कहूँ तो ये पूरे समाज का नहीं है, ये मर्द मानसिकता का है। ये जो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, ये उसका है। अगर आप इसको ऐसे देखिए कि विदेशों में वेश्यालय क्यों नहीं है, विदेशों में रेड लाइट एरियाज की जरूरत क्यों नहीं? अंग्रेज यहाँ तो रेड लाइट लगा गए, उनको पता था कि तुम्हारे अंग्रेज वहाँ चले गए तो बीमारी लेके आएंगे। वो दोनों तरफ एग्जिट और एंट्री में रेड लाइट लगा दी कि जाएगा नहीं कोई, सैनिकों का प्रवेश वर्जित कर दिया क्योंकि उनके सैनिक थे, है ना, वो ना जाए वहाँ। मगर उन्होंने अपने यहाँ तो नहीं स्थापित किए। ये हमारा है कड़वा सच। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और मैं जानना चाहूंगी कुछ महिलाओं से रिलेटेड। देखिए, जैसे मैं एक महिला की बात करूंगी, हर बात खराब ही नहीं है, वो भी माँ है, दिल है उनके पास। एक महिला की बेटी है और दोनों धंधे में, वो खुद भी धंधे में थी, उनकी माँ भी थी, उनकी नानी भी थी, अच्छी महिला है। उनके देखिए कोई ना कोई तो किसी से तो कभी कभी इनको प्यार हो जाता है, फिर वही आदमी चला जाए तो बात अलग है। किसी से उनका थोड़ा लगाव था। एक दिन उनका फोन आता है कि दीदी भाग के आओ और फलाने नर्सिंग होम पे आ जाओ, कुछ हुआ है, आपके बिना इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं गई। मेरे लिए ये भी काफ़ी है कि वो मुझ पर ये भरोसा करके मुझे ऐसे वक्त पे बुलाती, वो भी जो मेरी धुर विरोधी है, वो भी। मैं वहाँ गई तो बड़ा अजीब अफरा तफरी का माहौल था। दो बिल्कुल डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक बच्चा उसकी गोद में था। मैंने कहा क्या है भी ये? वो रोने लगी कि ये वो है और ये इसकी बीवी है। मैंने कहा इसको क्या हुआ? बोले एक्सीडेंट हो गया और ये इसका 2.5 महीने का बच्चा है और ये मरते मरते मेरी गोद में दे गया कि मैं और किसी भरोसा नहीं करता, बस तुझ पर करता हूँ। इनके अपने भाई भाभी हैं, सब हैं, लेकिन ये मुझे देगा, अब मैं क्या करूँ? और वो मुस्लिम थे। मैंने कहा रख ले, सीने से लगा, तेरे बेटा नहीं है, सीने से लगा, पाल अच्छे से, ठीक है। अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, लेकिन बच्चा वहीं रह रहा था। तो मैंने 2-4 बार में देखा, 5-6 साल का जब हो गया, बड़े दिल से पाल रही थी उसे, और यहाँ तक कि उसने खुद धंधा छोड़ दिया था, बस बेटी उनकी कमाई पे जिंदा थी। तो मैंने देखा वो गालियाँ वालियाँ दे रहा है कंडीशन। मैंने कहा भाई अब नहीं, यहाँ नहीं, इसे बोर्डिंग भेजो। मैंने खैर मेरी पास में नज़दीक में है, मैंने वहाँ उसको बोर्डिंग, और मैंने खुद गार्जियन लिखा। जब मैं वहाँ उसका एडमिशन फॉर्म भरने लगी तो बाप का नाम मैंने लिखाया उसके, और जब माँ का कॉलम आया तो मैंने इस महिला का लिखाया। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, और दीदी मेरा नाम क्यों? उसकी तो माँ का नाम ये है। मैंने कि माँ तो यशोदा भी थी और माँ देवकी भी थी, तो इसलिए ये तो तेरा ही लिखा जाएगा। वो रोने लगी। मैंने कहा रो मत, या रोना चाहती तो रो ले खूब, मगर ये तेरे नाम से जाना जाएगा, ये तेरा है। खैर पढ़ाया लिखाया उसने, बीटेक कराया बच्चे को, और तिल तिल बिक गई चीज, जितना जेवर था, पैसा। लड़कियां पुणे चली गई कि भाई हम सारा पैसा कमा कमा के इस पे क्यों लगाएं, हमारे भी तो बच्चे हैं। वो वहाँ बार बार में चली गई, वहाँ भी एरिया तो है ही। लड़के ने कहा, मैं लड़के को बराबर कहती थी, सुन भाई जिस दिन मैंने देख लिया कि तुम माँ से गलत बोला, उस दिन तुझे बर्बाद कर दूंगी बिल्कुल। और देखो फिर उसके साथ, क्योंकि खून को कशिश तो होती है, उस बच्चे ने कहा मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा भाई। उसकी बहनों की शादी करी, भाइयों की शादी करी, भाई का मुकदमा चल गया, अपनी बीवी से उसका मुकदमा लड़ी, उसको उस जंजाल से निकाला, फिर इस बच्चे की शादी करी। 6 फीट का लड़का, बड़ा खूबसूरत सा। फिर इसने जिद पकड़ ली कि मुझे तो बिजनेस करना, नौकरी नहीं करनी। कहने लगी मुझसे कि दीदी मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैंने कहा कैसे कराएगी, क्यों जिद पूरी करी? क्या कि बीटेक कर लिया, नौकरी कर। तो बोली नहीं, जब अब तक नहीं उसका वो करा तो अब कैसे करूँगी। और उसने फिर अपना घर भी बेच दिया, घर बेच के उसको शोरूम खुलवाया गॉगल्स का। मतलब ये वो माँ है कि जिन्होंने, जो इस व्यापार में थी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी थी, उसकी माँ भी, उसकी नानी भी, उसकी परनानी भी। और देखिए उस बच्चे को पाल के बड़ा कर दिया और एक बेहतर जिंदगी दे दिया, उसके पूरे परिवार को दी, केवल उसे ही नहीं। तो कैसे खराब औरतें हैं। देखिए देगा कौन? मैं आज तुम मेरे साथ जाति करो, मैं तुम्हें वही दूंगी कल।
कुछ दिन बर्दाश्त करूंगी, उसके बाद टिट फॉर टैट क्यों नहीं करूंगी। वो जो आपको लौटा रही हैं, जो आपने उनको दिया है, वो समाज को वो लौटा रही है। समाज उन्हें प्यार देगा तो समाज को प्यार देंगे। मैंने उनको जन्मदिन मनाने सिखवाया, चलो जन्मदिन मनाओ। कौन सी का बच्चा दीदी पता नहीं कब हुआ पैदा, अच्छा लिखना शुरू करा मैंने, उनके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनवाए। मैंने कहा अब तो पता है ना कि इसका बच्चा कब हुआ, चलो जन्मदिन मनाओ। और रोज एक का मनना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कौन सा बच्चे, इतने सारे बच्चे कराओ इनके सबके जन्मदिनों में जाती हूँ, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा स्टाफ जाता। बंगाल से जुड़ी कोई किस्सा बताइए ना। हाँ, बंगाल की एक लड़की थी, सांवली, बिल्कुल सांवली, और 2 उसकी बेटियां, बहुत प्यारी सी। और देखिए मोहल्ले की एक, वो ट्रैफिकर होते, ये ऐसा ट्रैफिकर है जिसको अगर आप देखें कि वो स्नाइपर सेल जैसा, एक स्लीपर सेल जैसा होता है, तो ये ऐसा जो सेना में रहता है कि आप बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे रह के और आप ही को नुकसान अंदर से करते रहेंगे, ये वो इस तरह की। तो उनकी पड़ोस में कोई औरत रहती थी, और उसने कहा कि भाई यहाँ तो तेरा काम नहीं चल रहा, तेरे पति का भी नहीं चल रहा, चल मैं दिल्ली दिलवाऊंगी तुझे काम। इनको क्या कहा जाता है, ट्रैफिकर ना? ट्रैफिकर, बहला फुसला के लेकर जो आती हैं। तो दोनों बेटी, क्योंकि उसका टारगेट वो लड़की थी ही नहीं, वो 2 बेटियां थी, एक 8-9 साल की, एक 10-11 साल की थी। और वो उसे ट्रेन में बिठा दिया कि तू वहां पहुंच जा, मेरठ सीधे, कहाँ से बिठाया पता नहीं, कलकत्ता से शायद, और मैं पहुंच जाऊंगी मैं तुझे, और ये एड्रेस है, यहाँ चली जाना। जो वहाँ की सबसे बड़ी मालकिन है, वो उसकी यहाँ आ गई लड़की। और संयोग ऐसा रहा कि मैं अगले दिन अचानक उसके यहाँ चली गई। और मैं कहा ये कौन? दीदी मेरी बहन की लड़की है ये। मैं कि तेरी बहन की लड़की तो सारी बहन भी ही है, ये मैंने कभी नहीं देखी, मुझे भी यूं ही थोड़ी है, 20 घास थोड़ी छील रही हूँ 20 साल से, ये कहाँ से आई? सही बात है। हाँ, और ना वो लड़की को इतना अंदाजा नहीं था, थोड़े से बंगाली पुट लेकर उसने हिंदी में बोला, नहीं नहीं हम तो बंगाल से आए हैं, 24 परगना से आए हैं, यहाँ हमको काम दिलवाने के लिए, और मुमताज ने भेजा है हमको। और वो आपको कहाँ मिली थी? रेड लाइट पे? हाँ, मतलब कि वो कमरे पे, कमरे पे। हाँ। तो हमने उसको कहा कि भाई ये क्या बोल रही है? अरे वैसी कह रही है, चल झूठ मत बोल, ये तू मेरी बहन की लड़की नहीं है। उसकी तरफ फाँक निकाली हुई, नहीं ये तो बहन की लड़की नहीं। और चचूट मुझे इतना सुकून मिला उस समय उसकी इस हिम्मत से, मैंने 1 सेकंड में उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल नीचे चली जा। दोनों बच्चियों को मैंने ऐसे करा अपने उसमें, मैंने कहा दूर खड़े रहना, नहीं जूतों से मारूंगी और इस कदर मारूंगी नीचे फेंक दूंगी। अच्छा, उस महिला को कितना समय हुआ था वहाँ पहुंचे हुए? 3-4 दिन। तो 3-4 दिन में उसने माहौल तो पूरा देख लिया? हाँ, वो सब देख लिया था उसने कि मैं कहाँ आ गई। बस मैं उसको लेके चली, 1 सेकंड में लेके आई। और देखो ऐसे वो नीचे आके बदलती हैं ये लड़कियां, ऐसा लगता है कि ये तो कभी थी नहीं वहाँ। वो उनकी हंसी जैसे लौट आई हो। मुझे बहुत सी लड़कियों की ऐसी हंसी याद है। संतली नाम की एक लड़की थी नेपाल से, और जब मैंने उसे नीचे से उतारा तो उसकी फोटो भी ऐसी कैसी मेरे पास पड़ी कि वो हंस रही है ऐसे खिलखिला के, और बच्चे को ऐसे गोद में लगा रखा। ये घटनाएं हैं कि जो बहुत सुखद भी हैं मेरे जीवन में, जिनको आज़ादी मिल गई। तो जिनको आज़ादी, मैं जिस दुख को मैं थोड़ा भुला पाती हूँ जब उन लड़कियों को आज़ाद करती हूँ। जो दुख अंदर तक आत्म साथ हो गया है वो भुला पाती हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे हमेशा कहा कि आप बिल्कुल शो नहीं करती हैं खुद को, तो अखबार ना छापे तो आप कहें ही ना। मैंने कहा अखबार इतना बड़ा बड़ा छापते हैं, फिर मेरे कौन सा कहने की बात रह जाती है। तो फिर भी, और मैं बस उसमें इतना कहूँगी कि मेरी ये टैगलाइन भी है कि कभी हुए हमारे यहाँ दुष्यंत त्यागी, और कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए, कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, और यही तस्वीर अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है किसी की तकदीर बदल जाए। मैम, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, मेरठ में किस तरीके से रेड लाइट एरिया में वो आई हैं, उनकी चर्चा हुई। असम से मैंने बड़े किस्से सुने हैं जिन खासकर बच्चियों को बहला फुसला कर लेकर आया जाता है। ऐसा कोई किस्सा आपको पता है जिसमें खासकर प्रेम जाल में फंसा कर लाया गया? देखिए, आसामी लड़कियों का एक बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो ये कि पूर्वोत्तर की जितनी लड़कियां, उनसे लड़कियां क्या, पूर्वोत्तर से ही हम नफरत करते हैं। दिल्ली में आए दिन आप घटनाएं सुनते हैं, लड़कियों के साथ कुछ भी होता है, मिजोरम की लड़कियों के साथ, आसाम की लड़कियों के साथ, मतलब उनको एक 2 दर्जे का उनके साथ व्यवहार किया जाता है। आसाम की लड़कियों का थोड़ा सा दुर्भाग्य तो ये है कि वो इतनी सुंदर नहीं लगती देखने में, थोड़ा सा चपटा चेहरा होता है। पहाड़ की लड़की सबसे ज्यादा सुंदर होती है वो चेहरा, लेकिन उनका इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि वो फिजिकली थोड़ा फिट होती हैं, क्योंकि खेतों में काम करती हैं, मेहनत करती हैं,
तो फिजिकली फिट होती हैं, और वो फिटनेस उनका दुर्भाग्य बन जाती है। कोई भी प्यार के नाम पे लाएगा, पढ़ाई के नाम पे ले आएंगे। दार्जिलिंग की लड़कियां हैं, आसाम की लड़कियां, आसाम में बहुत बार पेटा जगह की लड़की मैंने निकाली, तो जो ये कहती थी कि मैं तो अपने खेत में काम करके खुश थी, ये काम थोड़ी करना था मुझे, तो मुझे यहाँ लाई। तो वो लड़कियों के साथ में एक तो भाषा की प्रॉब्लम बड़ी आती है, वो हिंदी ठीक से नहीं जैसे बोल पाती। बंगाली लड़कियां समझती हैं हिंदी और बोलती भी हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आसामी लड़कियां बिल्कुल नहीं समझ पाती। ये इधर कर्नाटक की लड़कियां नहीं समझ पाती। से बहुत जगह हैं, पदनपल्ली है और एक कुन्नूर है, हडप्पा है, ये कई जगह कई ऐसी हैं जहाँ से जिन लड़कियों को बिल्कुल भाषा नहीं आती, कुछ पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको हमें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को टारगेट करती हूँ कि इसको भाषा नहीं आ रही, इसका तो इनकी तो है ही नहीं, मेरा लक्ष्य हो जाता है वो। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य उनका यही है, चाहे कर्नाटक की लड़की हो, कि वो फिजिकली जो उनका फिजिक है वो आमंत्रित करता है आदमी की वासना को, इसलिए वो हाँ हैं, इसलिए लोग ढूंढ के लाते हैं वहाँ। गरीबी है बहुत जगह, बहुत इलाकों में, जो मैं इलाके बता रही हूँ, कुन्नूर जैसी जगह, यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ काफ़ी गरीबी है, और सीधे वहाँ से एक पुणे के लिए ट्रेन है, और वो आती हैं इसमें बैठ के, पुणे से आती हैं तो इधर भी आती हैं घूम फिर के। और उससे ज़्यादा ये है कि नेपाल से जो लड़कियाँ चलती हैं, पहले आएंगी मडवढ़ी, मतलब गोरखपुर, तारों की बाड़ पार की, चने सिर पे रखे, ये जरा बेच आए सर, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और चली आई, वापस ही लौटी, 4 गई तो 3 लौटी, एक का पता ही नहीं, चली गई। वहाँ से आगे चलेंगे तो हम आगे पहाड़ पे आ जाएंगे, पिथौरागढ़ आ जाएंगे, ऊपर और चले जाएंगे कश्मीर तो बारामूला चले जाएंगे, और वहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे आप बिना किसी उसके, तो सीधे आप आ जाएंगे, पिथौरागढ़ से आएंगे तो आप रायबरेली आ जाएंगे, मुरादाबाद आ जाएंगे, या फिर देहरादून होते हुए आप सहारनपुर होते हुए मेरठ आ जाएंगे, उधर से आएंगे तो आप फिर रायबरेली चले जाएंगे, मुरादाबाद चले जाएंगे, बिजनौर होते हुए फिर यहाँ आ जाएंगे। मतलब ऐसे ये रूट कॉजेज हैं। जब हम जैसे लोग उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो पुलिस प्रशासन सरकार को क्यों नहीं कर सकता? सरकार कैसे करेगी जब मध्य प्रदेश जैसी घटनाएं होती हैं, जब सड़क पे एक मंत्री सेक्स कर सकता है किसी महिला के साथ, और कोई जबरन नहीं था, वो महिला करती है, और सरेआम सड़क पे मंत्री नहीं थे, वो किसी पार्टी के मतलब नेता थे, किसी विशेष पार्टी के नेता थे। हाँ, किसी विशेष पार्टी के नेता थे, और पार्टी हाथ झाड़ ले कि हमसे कोई मतलब नहीं। मगर एक अपराध तो हो रहा है ना, समाज के प्रति तो हो रहा है ना, उसको तो आपको देखना चाहिए कि क्या हुआ। आप उन महिला को भी बुलाते, उस महिला को भी कहो कि आपने ये क्या अश्लीलता फैलाई है। अश्लीलता अपने आप में भी अपराध है ना, अश्लील देह व्यापार अधिनियम है ये। तो क्यों नहीं आपको पता लगता कि ये क्या चल रहा है, और इस बात क्यों नहीं ध्यान देते? अब आप जो है, जैसे आप जो पूरा बता रहे हो रेड लाइट एरिया का, खासकर आपने मेरठ का बहुत सारा डिस्कशन किया, आप कुछ जीबी रोड से रिलेटेड कुछ जानती हैं? मतलब यहाँ के एरिया 2 अंतर हैं जीबी रोड में। यहाँ मैंने बहुत बार कोशिश की कि वहां से, मतलब, लेकिन मैं पहले तो ये सोचती हूँ मैं अपना घर साफ करूँ। जीबी रोड में जब भी हमें जाना हुआ, एक तो वहाँ जो सबसे कम रेस्क्यू होते हैं वो क्यों होते हैं, वो नीचे भी है, खाली ऊपर नहीं है, वो लड़कियां सड़क पे भी खड़ी हैं, वो खींच रही हैं लोगों को रेड लाइट पे। हाँ, जीबी रोड है, वो नीचे खड़ी हैं, उनके जीने के नीचे बिल्कुल आके खड़ी हो गई। ऐसा और जगह नहीं है, मतलब मेरठ जैसी जगह में नहीं है, वहाँ सीधे ऊपर है। कोई ऊपर जाएगा तो वो है, नहीं तो नहीं है। नीचे आके वो किसी को बुलाएंगे नहीं, ऊपर से बुलाएंगे जो भी बुलाना होगा। मगर जीबी रोड की समस्या ये है कि कोई महिला वहाँ काम करने में इसीलिए पीछे हटती है क्योंकि उसके सामने 100 खतरे खड़े हुए हैं। बड़ा एरिया है, मठाधीश नीचे उनको कहीं ना कहीं वॉच कर रहे हैं उन लड़कियों को, और वो सरेआम खड़ी हैं, ऐसे खींच रही। बहुत बार के मुझे अनुभव है। और हाथ चलते जो नहीं भी आना चाह रहा है, बूढ़ा है, कम उम्र का है, बच्चा है, सबको अगर वहां से निकलते हैं तो खींच रहे हैं। तो ये रेड लाइट, ये कमाठी इसमें सॉरी जीबी रोड और मेरठ में अंतर है। मेरठ में कभी कोई ऐसा ये तो हुआ है कि भाई नीचे आके शिकायत हुई, सब मेरे पैसे छीन लिए, मेरे साथ मारपीट की, मुझे लड़की नहीं दी, ये तो हुआ। लेकिन ये नहीं हुआ कि किसी को खींचा उन्होंने, गंदे अश्लील इशारे किए। मैम ये रेट डिसाइड करते हैं महिलाओं के? कौन? ये मालकिन वगैरह रेट डिसाइड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेट डिसाइड करते हैं, इन्हीं के हाथ में।
रेट से जैसे? शुरू होगी, बार्गेनिंग होगी। मान लो कह दिया कि ये वाली लड़की, और किसी ने 10 लड़कियां बैठी हैं, देख लिया मुझे ये पसंद है, तुरंत उसके रेट बढ़ जाएंगे। ये तो 1000 रुपये में, इसके बराबर वाली दे दे तो ये भी भैया 800 रुपये तो इसके भी हैं, क्योंकि उसने तो देख लिया उसको कौन पसंद आ रही है, चाहे उसके कोई 200 रुपये ना दे के जाए, लेकिन उसने मांग लिया। अब वो बार्गेनिंग होते होते आ जाएगा वो 200-250 रुपये भी, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये भी, इससे ज़्यादा कोई आता नहीं है। बार्गेन करेंगी वही। लड़की का अपनी देह पे कोई अधिकार नहीं है, अपने पैसे पे कोई अधिकार नहीं है, अपनी देह पे कोई अधिकार नहीं है, और कस्टमर चुनने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब 2000-4000 रुपए तक ये लोग देकर जाएंगे और पूरा जिस्म नोच कर जाएंगे। 2000-4000 नहीं, 200 और 400। नहीं मतलब अगर पूरे दिन का हाँ, पूरा कैलकुलेशन दिन, लगाए पूरा तो? दिन, पूरा दिन 2000, 2000-3000 से ज्यादा नहीं कमा पाती, इससे ज्यादा नहीं है। ये एक ऐसा उसमें जाल लड़की को है। क्या मिलता है? रोटी मिल जाए तो बहुत है, मेकअप है थोड़ा सस्ता सा, और रोटी है, कुछ मतलब dresses, उन्हीं का जिस्म नोच रहे हैं, हाँ, उन्हीं को नुकसान कर रहे हैं, कुछ उन्हीं के dresses। साथ खेल रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनके लिए कुछ भी नहीं। तो ये कैसा, मतलब ये क्या है? मारपीट है पुलिस की, मुफ्त की भूख मिटानी है, छीनना है, ये सब काम। मैम मतलब हाँ, इतना भी स्वाभिमान सम्मान उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? स्वाभिमान कहाँ उनका, सम्मान कहाँ है उनके पास? मैं तो बस इतना कह रही हूँ, पैसा लगाया उसने मैम ये प्लास्टर, तो दिमाग लड़कियों का काम करना बंद कर देता कर होगा। देता है वो, बिल्कुल ऐसे जाती ये है। तो अच्छे और बुरे के फर्क ही खत्म कर देते होंगे। ये तो सिर्फ चल रहा है शरीर और चलना है उनको बस। कुछ नहीं पता रहता, उनके इमोशंस को जगाना एक बड़ा काम है। कैसे उनको गले से डील करती हो आप? लगाना, मैं तो सुन के इतना हैरान हो रही हूँ। उनको गले से लगाना, उनकी हथेली अपने हथेली में दबाना, या कभी कभी कहना आज मेरे बाल में तेल लगा दे। वो एक ऐसा जगाने का काम होता था। मैंने कहा आज बहुत पैर में दर्द है, और मैंने कहा इन्होंने तो तोड़ा है पैर भी, दर्द हो रहा है। मैंने कहा चल थोड़ा सा देर वो ठीक कर, नीचे मत लगाना हाथ, वो लड़कियां नहीं लगाती। तो वो बस शायद उस वक्त उन्हें लगता है कि ये हमारी माँ जैसी है तो हम कुछ करें। और उन्हीं महिलाओं के सामने, वो मेरे सामने बूढ़ी होती गई, मैं उनके सामने बड़ी होती गई, ना मैं थकी ना वो। आप अपना कर्म करते गई, वो अपना कर्म करती गई। कभी लड़कियों से बाजार वो खाली नहीं हुआ। इतना करने के बाद मेरा डर था उनको, या समझ लीजिए कि एक ऐसी दहशत थी कि ये पुलिस में कंप्लेंट करेगी, मुकदमे लिखाएगी, ये करेगी। लेकिन पता नहीं मैं आपको कैसा लगेगा, मैंने 2 या 3 से अलावा मुकदमे नहीं लिखाए इतनी लड़कियाँ निकाल के नहीं लिखा। मैंने कह दिया भाई तुम्हें लिखना हो तो लिखो, मैं नहीं लिखाऊंगी। ये भी एक दिन इतनी मजबूर थी जितनी ये लड़की इसको निकाल के लाई। ये निकल गई, इसका जीवन बच गया, बस मेरे लिए काफ़ी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मैंने कभी मुकदमे नहीं लिखाया। अब पुलिस का काम है, तुम लिखाओ मत लिखो, हमारी इच्छा बस। क्योंकि मैं उनसे भी नफरत नहीं करती, मैं मालकिनों से भी नहीं करती, क्योंकि वो भी एक समय उस दर्द से पीड़ित होकर वो तो इससे ही निकली है। गुजरी है ना, इसी दर्द से तो गुजरी है। जिससे आप प्यार नहीं करते उसके साथ पहली बार हम बिस्तर होना कितना कठिन होता है, ये आप और हम सब समझ सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हम इस बात की। और यहाँ तो उनको पता है कि यही होना है, इसी काम के लिए हो तुम। जब किसी से प्यार करते तो यहाँ से कनेक्ट होते हैं, और जब किसी से प्यार नहीं करते तो यहाँ से भी कनेक्ट नहीं होते। कहीं तो से ऐसी कंडीशन में वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करती होंगी मैम? ये मतलब सोच कर भी हैरानी होती है, और इस दर्द को कैसे हम नहीं महसूस कर सकते। आपको नहीं है, बहुत सी बातें जो मैं नहीं ऑन कैमरा कहना चाहती हूँ। बहुत खराब स्थितियाँ हैं। अगर कोई लड़की थक जाए, 10 से 15 निपटा चुकी है, और वो चुपचाप लेट जाए, तो चाहे करना कर लो। कस्टमर मारता भी है, पीटता भी है कि ठंडी है ये लड़की, क्या करूँ मैं इसका, मैं इसके इतने पैसे नहीं दूंगा। इमेजिन कर सकते हैं उस लड़की पे क्या बीतता होगा, जिसने सुबह से इतने सारे कस्टमर निपटाए और अब उसके हाथ पैर हिलाए भी नहीं जा रहे उससे। बताइए, शरीर ही है ना, भगवान की बनाई हुई एक सबसे खूबसूरत कृति कहते हैं लोग औरत को। ये आप कह रही हैं जिन्होंने 30 साल में हाँ, 550 से ज्यादा बच्चियों को बचा लिया। क्योंकि हम बच्ची, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, बेटों को संस्कार नहीं दे रहे। कैसे होगा ये, तो कहाँ से होगा? और उसका आप उसका जवाब देते हैं कि अरे ये हैं, और हर दिन तब भी आप ये कह रहे हैं। इसका मतलब
आप इसका दूसरा पक्ष देखिए, इसका मतलब वो आप कह रही हैं, आपकी इच्छा है कर करने की। देखिए आराम से किसी के साथ करो, उसमें उनको आनंद नहीं आ रहा है, कर करो तो उसमें उनको आनंद आ रहा है, और चीखे चिल्लाए विरोध करे तो उसको आनंद आ रहा है उसमें। तो आप कैसे, किस बात की, कौन से समाज की कल्पना कर सकते हैं? मैं कैसे ये दावा करूं कि ये बंद हो जाएंगे? मैं नहीं कर सकती। कहती हैं और लोग कहते हैं, और एनजीओ कहते हैं कि जो 2-4 एनजीओ और भी काम कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हमने ये किया, हमने किया। बंद कमरों में उनके मैंने अटेंड किए हैं, मैंने उनकी मीटिंग्स अटेंड की हैं, एसी रूम्स में, 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार में, वैदिक विलेज जैसी जगह में मैंने उनके किए हैं। लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आए यहाँ बैठ के वो जो 0 लेवल पे जी रही हैं उनकी बात कैसे कर सकते हैं? तो मैम जैसे ये आपने मेरठ का किस्सा बताया, रेड लाइट का, जीबी रोड पे आप बता रही हैं, आप भी गई हैं, विजिट आपने किया है वहाँ पे कौन सी लड़की को रेस्क्यू करके लाई थी आप? नहीं, रेस्क्यू नहीं किया मैंने, एक भी नहीं किया। अच्छा, वहाँ मैंने कोई रेस्क्यू नहीं किया। तो वहाँ मैं केवल उनका लिविंग स्टेटस देखना चाहती थी। बहुत अंतर है। जैसे कि ये उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली बड़ी है, कस्टमर ज़्यादा हैं, वो नीचे खड़े हैं, उनके पास थोड़ी सजावट ज़्यादा है। मैंने देखा कि रात को उनकी बहुत सारी लाइटिंग्स हैं, एक कमरा उन्होंने साफ़ सुथरा बना जहाँ पे वो कस्टमर आके बैठ जाए जब तक लड़कियाँ बैठें। लड़कियों को मेकअप का अच्छा सामान है, क्योंकि सामने ही बाज़ार है, वो वहाँ से ले सकती हैं खुद से जाकर अच्छे से अच्छा, वो ड्रेसेज अच्छी ले सकती हैं। वहाँ कुछ नहीं है मेरठ जैसी जगह में। छोटा एरिया है और शोषण ज़्यादा है, बस। आपका मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, आप कोई मध्य प्रदेश का किस्सा बता रही थी, और जब वो आप बताने लगी तो जैसी कंडीशन अभी आपकी थी कि आंखों में एकदम से आंसू आ गए, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आपको बताने में इतनी तकलीफ हो रही है, और जो शायद सुन रहे होंगे मैम, मुझे लग रहा है आपके माध्यम से सही तो कम से कम अवेयर हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपके जैसी सोच अगर लेकर आ जाए 1% भी, जो भी लोग इसे देख रहे हैं, या हम में भी अगर ये सोच आ जाए। नहीं आते, तो बहुत लोगों ने बड़ी कहा बात है। मुझसे, बहुत लोगों ने कहा कि एक दिन हम वहाँ देख, एक तो मुझे इस शब्द से नफरत है। मेरे खुद साथियों ने कहा कि मतलब शहर के, अरे एक बार हमको भी दिखा के लो। हमने पूछा कि नौचंदी लग रही हो जिसे आप देखना जाएंगे, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं वहाँ पे? वो सताई हुई औरतें, उनकी नुमाइश लग रही है वहाँ जो आपके सामने खड़ी होंगी? फिर भी किसी ने कहा कि कभी रेस्क्यू करो तो हमको बुलाना। बड़े आदमी थे, बड़ी बातें करते थे, डीएम सीएम से अच्छे संबंध रहते थे। एक दिन अचानक हमने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा आ जाओ, आज रेस्क्यू करने जा रही हूँ, मुझे टाइम। बोले रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने ना, रुकने का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ, थोड़े कंजेस्टेड गलियाँ हैं, तो मैंने कहा मैं स्कूटी से जा रही हूँ, तुम आ जाओ। आगे भी उन्होंने गाड़ी खड़ी करी उधर चौकी पे, सी ऑफिस पे, और वो आ गए, ऊपर भी आ गए, क्योंकि शोर मचता, नीचे पता लग जाता कि इस कोठी पे रेड हो रही है। आ गए। अब चूंकि बहस हो रही थी बहुत ज़्यादा, और वो दे नहीं रही थी, लड़की को निकालने नहीं दे रही थी, तो मैंने 3-4 थप्पड़ मार दिए, और वो ऐसे करके मार दिए, जैसे फोटो खींचे। एनडीटीवी क्या है वो, कुछ चैनल्स पे चल रहा एक चैनल, हाँ, उन्हें चलाया कि समाज सेवा या गुंडई। वो भी मेरे से कहने लगे, कान में उंगली रख के, इतनी गंदी गालियां आपके मुंह से मैं तो सोच भी नहीं सकता, आप इतनी सभ्य महिला हो। अब मैंने कहा सभ्य? भैया एक पुलिस वाला अपने घर में बिल्कुल सभ्य होता है, पर वहां गालियां देता है, तो इसका मतलब समझते हो? एक चोर ये कहेगा हाँ जी मैंने चोरी करी चाय पी के, ये महिला भी, वो लड़की दे रही है, 2 पिटती 2 रैपट लगती, तुरंत दी उसमें लड़की कि ये है वो। बोले तौबा, मैं तो कभी नहीं आऊँगा। आप किसकी, कौन से समाज की बात कर रही हैं कि आएंगे साथ में? मुझे किसी की उम्मीद नहीं है, मैं नहीं करती, छोड़ दी। लोग नहीं आएंगे जब तक जिंदा हूँ, जब तक करूँगी, नहीं रहूँगी तो समाज जाने। इसकी जिम्मेदारी कि उसको अपनी बेटियों को ऐसी तिल तिल मरते हुए देखना है। क्या केवल अपने खून से, रक्त मज्जा से पैदा ही बेटी होती है? समाज की बेटियां अपनी नहीं होती? जब प्रशासनिक लोग कहते हैं, जब राजनीतिक लोग कहते हैं हमारी बेटियां, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, अभियान चलाओ, तब क्या वो बेटियां नहीं है उस कैटेगरी में? किसी नेता के पास उनके लिए नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। कैसे हैं वो जब आते हैं तो बहन जी वोट देना, और फिर बहन जी मात्र एक देही रह जाती है, वोट ली और बात खत्म। उनका एजेंडा क्या है? उनके बारे में लिखा कहीं कि हम इनके लिए भी ये करेंगे? हाँ, मैंने कई दुस्साहस किए, मानती हूँ। मौजूदा विधायक थे 2, मैंने उनको बुला लिया अपने कार्यक्रम में। उनको अंदाजा भी नहीं था
तो खुशी खुशी आए, पहली बार विधायक बने थे। और मैंने, ये 98 की बात है, और मैंने एक बड़ा नाम मत आयोजन बताइएगा बस, लेकिन किससे नहीं बताइएगा। तो वही कितना बड़ा आयोजन किया मैंने। लोग मुझे डरा रहे थे बहुत दिन से कि ये महिलाएं आएंगी नहीं, लेकिन मैं उनकी कला को उभारने में लगातार लगी रही। 1 महीना हमारे सब चलते रहे वहाँ, रिहर्सल गाने की, गज़लों की, डांस की, और अखबार भी लिखते रहे कि रिहर्सल चल रही है, उसकी फ़ोटोज़ भी डालते रहे। बहुत अच्छा लिखा। और जो कार्यक्रम हुआ तो यकीन मानो इतना भव्य था वो। एंड टाइम पे हुआ क्या, मैंने एक बार, मैं लिख के कभी बोलती नहीं, लेकिन मैंने लिखा था कि मैं थोड़ा अच्छा सा बोलूँ, कुछ शेर वेर भी लिखे। कागज़ खो गया, जैसे ही मैं आके खड़ी हुई कागज़ खो गया। मैंने 1-2 बार देखा, लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी थी, दरवाजे खोलने पड़े, जो हॉल था वो सब बहुत भीड़ हो गई थी। लोग शायद ये देखने आए थे सेक्स वर्कर कैसी आ रही हैं आज बाहर, जो कभी उतरती नहीं है। और वो अगली पंक्ति में सब लोग थे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, पहली गज़ल मैंने, जो वहाँ की सबसे वृद्ध महिला थी, और मैंने बोलना शुरू किया। और सच में मैं आज तक के मैं बहुत सारे मैंने मतलब मन संचालन किए हैं, और लोग भी कभी कभी मुझे बुला लेते हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। तो वो मेरा सबसे दी बेस्ट मन संचालन था। कागज़ खो गया था लेकिन था। और जब उन्होंने गाया पहला कि हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, बस एक मुलाकात का मौका दे दे, तो उन्होंने गाते गाते और ऐसे किया। मेरे वो 92 ईयर्स की थी उस समय, जो गा रही थी। मैं चली गई उनके पास। अब मैं गई तो उन्होंने कहा यहाँ बैठ। उन्होंने फिर से गाना शुरू करा और मेरा हाथ पकड़ लिया कस के, और काँप रहा था उनका हाथ। बिल्कुल ऐसे गाती हैं जैसे नूरजहाँ। तो नहीं रही, और उन्होंने गाया ये गाना और मेरा हाथ पकड़ रखा कस के। फिर लोगों ने बहुत तालियां बजाई, और जब मैं उठी मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया था आपने? बोली मैं तुझे समर्पित करती हूँ, ये जो मैंने गाया है ये तेरे लिए है, इसलिए जब तक मैं जी रही हूँ तब तक जरूर आना, फिर तू आना ही मत आना। तो वो कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्होंने मुझे फिर दुगने उत्साह से करने के लिए मतलब ये वो महिला थी जो कमरे पर रहती थी? हाँ हाँ। और उसके बाद जो हमारे मंत्री शंत्री जो भी रहे, थोड़ा नाराज यार हमें पता नहीं लगा ये कार्यक्रम है, आपने कहाँ बुला लिया। मैंने कहा अब जिंदगी में नहीं बुलाऊंगी आपको मैं, जाओ। ये भी तय है कि मैं जिंदगी में आपको बुलाऊंगी नहीं कभी भी। और 98 से अब ये दिन आ गए, मैंने किसी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया। उसके बाद भी बहुत रहे हैं, बहुत पदों पर, मैंने नहीं बुलाया कभी भी। और उन्हें नहीं, मैंने किसी भी राजनीतिक आदमी को नहीं बुलाया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य बताऊं, जो आए, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर थे, जिन्होंने पूरा सहयोग मेरा उसमें किया, क्योंकि वो उसी काम के लिए बने हैं, ये पद ही सर्जित इसलिए, ऐसी सब चीज़ों को भी वो देखें। रेस्क्यू ऑफिसर होता है, उनको उसकी सजा के तौर पे वो जेल गए, सस्पेंड हुए, जेल गए। और क्या उन पे लगाया कि वो विधवा पेंशन में 20-20 रुपए लेते हैं सबसे रिश्वत। और जब मैं उनको मिलने गई, मैं और वो भी थे, इसके पापा, तो बहुत रोए वो। और उन्होंने कहा कि मैडम मुझे सज़ा मिली है, 20 रुपये रिश्वत होती है, मैं विधवा पेंशन की रिश्वत लूंगा क्लास 1 ऑफिसर, जो मेरे हाथ में होती भी नहीं, जिसे क्लर्क मतलब बनाते हैं। जेल किनको हुई? जिन्होंने, जो इन महिलाओं के लिए काम करते हैं? नहीं, वो काम नहीं करते, विभागीय हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हैं, जिला परिवीक्षा अधिकारी होता है, जिनको इनके पुनर्वास और दूसरी चीज़ों की भी जिम्मेदारी होती है। उनके पास बहुत सारे चीज़ों की होती है, विधवा पेंशन की होती है, इनकी होती है, नारी निकेतन की होती है। तो उनको ये उसका खमियाजा मिला। कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे, क्या है प्रशासनिक जीवट, ये आपको सजा दे सकते हैं, आपको ये आपका साथ नहीं दे सकते। अभी हम समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी वो मध्य प्रदेश वाला जो किस्सा अधूरा रह गया उसे जरा पूरा कर दीजिए। देखिए, उसमें ऐसा था कि वो लड़की, असल में मैं कहूँ कि मेरा कोई उसमें था, मुझे पता भी नहीं था कोई मध्य प्रदेश से कोई आई हुई है लड़की। एक्चुअली में उसको 30,000 रुपये मात्र में उसके पति ने बेचा, है ना। और वो लगातार उसके 2 बच्चे थे। कितने रुपए में बेचा? 30। उसका एक 5 साल का बेटा और एक छोटी सी 3 महीने की बच्ची। और पति ये कह के लाया कि वहां चलेंगे और उसमें जाए, वहां हमें काम मिलेगा, खूब तू भी करना मैं भी करूंगा। मतलब यूपी मेरठ? हाँ, नहीं, दिल्ली लाए। अच्छा, दिल्ली वाले किस्सा। कोई नहीं जानती कि हम मेरठ आए हैं, सबको पता दिल्ली आ गए। आधे से ज्यादा लड़कियों को पता नहीं होता, बहुत बाद में पता लगता है कि हम मेरठ जैसी किसी जगह।
यहाँ ले आए। लेकिन वो लड़की को जैसे ही पता लगा तो वो इस प्रयास में लगी मैं जाऊँ, क्योंकि एक तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा। 5 साल का बच्चा था, कोई भी आता उसके पास तो उसको काटता, मारता, लड़ता था। एक मर्द जैसी वो पूरी उसके साथ भूमिका निभा रहा था। उन्होंने मार पीट के निकाल दिया बच्चा। 5 साल का बच्चा निकाल दिया। अब उसको और ज्यादा हो गई कि अब मैं निकलूं, मेरा बच्चा वहां हो, मैं कैसे रहूं। उसने जीने पर खड़े होना शुरू कर, उसने खिड़की पे खड़े होना शुरू कर दिया। एक दिन तो उसने, उसके पास एक छोटा सा ऐसी फोन था बेकार सा, वो गिरा दिया। फिर चली जीने में। मालकिन कहाँ, मेरा फोन गिर गया। फोन बहुत बढ़िया ना है, पड़ा रहने दे, उसमें कुछ नहीं है। वो तो सिम विम निकाल चुकी थी उसमें से। हम ले आएंगे। फिर चुप खड़ी हुई। फिर उसने दोबारा मेरा पर्स गिर गया नीचे, तेरी सारी चीजें गिर रही हैं, हम ला देंगे। उसने सोच लिया तेरी हिम्मत से कुछ नहीं होगा, पर आज आखिरी बार करूंगी। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर के। ये लोग 4 बजते बजते पस्त हो जाती हैं सुबह के, और वो इनके सोने का टाइम होता है। जैसे ही सोता पड़ा पूरे में सो गई, तो ये भी इसे देखना था कि नीचे झाड़ू वाली कब आती है। सब मिले जुले हैं, नेक्सस है पूरा। भागेगी लड़की तो झाड़ू वाली तुरंत शोर मचाएगी। वो नीचे गली में झाड़ू लगा, वहां आएगी बाजार में झाड़ू लगाने। इसने उतर गई है कि अब तो ये सो रही है, उतर गई वहां से किसी तरह से। और उसके बाद जैसे ऐसे ना, पुराना शहर जो है हमारा थोड़ा ऊंचाई पे बसा हुआ है, आज भी वहां पानी वानी भरता नहीं है, नए शहर सारे भरे पड़े हैं। तो जैसे ये दरवाजा है और मतलब उतरे जीने से, तो ये एक चबूतरा सा बना देते हैं वहां भी। नीचे नाली चौड़ी छोड़ी है। उस नाली में छुप के बैठ गई इतनी सर्दी में। उसके नीचे घुसी और लेट के उसने अपने पैर वैर सिकोड़ के वहां बैठ गई। पीछे से पानी आता रहा, ऐसी सर्दी में कांपती रही और बैठी रही। उसने इंतजार किया ये कि बाजार में आवागमन हो जाए, लोग आने लगे, फिर वो नहीं कर पाएंगी तेरा कुछ, ऐसा उसने सोच लिया। उसने ना अपना बेटा देखा, ना बेटी देखी, कुछ नहीं देखा। चलिए कि फिर किसी ने नंबर मेरा दे रखा था, कहीं से लिया होगा उसने उसी लड़कियों में से, और वो भाग के निकली और भागती चली गई। तो आगे उसे एक टेम्पो खड़ा हुआ मिला, वो उसमें बैठ गई छिप के, जंजीर पड़ी हुई थी टेम्पो में। उसके बाद वो टेम्पो वाला आया कोई 7 बजे के लगभग। उसने लड़की देखा, तू कौन, भीग रही, कांप रही सारी। तो उसने कहा भैया इस नंबर पर फोन कर दो। उसने मेरा नंबर देखा, उन्होंने फोन करा मुझे, दीदी एक लड़की मेरे टेम्पो में आई बैठी है और आपको बुला रही है। मैंने कहा बेटा कहीं जानी नहीं चाहिए, मैं आ रही हूँ, भीग रही है, ये सर्दी में मर ना जाए, कुछ नहीं होने का, मैं आ रही हूँ। मैंने एक सूट लिया, स्वेटर लिया, शॉल वॉल लिया, चलिए। फिर मैं जैसे मैं पहुंची, मैंने उस लड़के को कहा कि इसे ले जा, हमारी दूसरी एक वॉलंटियर वहीं पास में रहती है, मैंने कहा वहाँ पे ले जा, ये कपड़े उपड़े बदलेगी और इसे सुकून से बिठा दे। तो उसने कहा नहीं दीदी मैं नहीं जाऊँगी, मेरी लड़की है वो छोटी सी, और मेरा बेटा नीचे है, उन्हें ढूंढ दो। मैंने कहा तू कपड़े बदल, तो कुछ हो जाएगा। उसने कहा मैं कहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पेड़ के पीछे बदल लूँगी, पेड़ है बड़ा सा, उसके पीछे खड़े होकर उसने कपड़े बदल लिए। हम गए वापस तो पता लगा लड़की को तो लेके, अब मुझे नीचे वालों ने, दुकानदारों ने बताया कि वो तो लड़की को लेकर भी एक मार्शल जैसी गाड़ी है उसमें लेके भागे, बच्ची को लेकर। चूँकि मेरा मायका बेसिक जो मायका है वो मेरा हापुड़ से पहले पड़ता है करकौदे में। मैंने अपने जो चचेरे तहेरे भाई थे और कुछ मेरे गाँव के थे, उनको फ़ोन करके कहा भैया एक मार्शल आ रही है, सुबह सुबह उसे रोक लो कैसे भी, जीजी को भी बवाल करे पुलिस। मैं आ रही हूँ ना पीछे से, काहे को बवाल होगा। उसने जो है क्या किया कि उन लड़कों ने कहा ऐसे चेन बना के और सड़क पर खड़े हो गए सारे। उन्होंने देखा तुम घिर रहे हो, उन्होंने बच्ची फेंक के मारी दूर। हाँ, एकदम झटके से वो सब डर गए। उन्होंने बच्ची उठाई और मुझे फोन किया कि जी बच्ची तो मिल गई हमें। मैंने कहा उसे जाने दो, क्योंकि ये भाग रही, भागे जाने दो, कुछ मत बोलो, बच्ची को लेके आ जाओ। तो ठीक है, वो बाइक से लेके बच्ची को आ गए। अब हम जैसे ही चलने को हुए ना, तो उसने बच्चे ने ये नहीं देखा कि बच्ची हमारे पास किसी वॉलंटियर के पास है। तो वो आया मेरे पास और उसने मेरे ऐसे हिलाया, बल्लू मेरी मोटो भी है ऊपर, उसे निकाल दो। मैंने कहा मोटो कौन है बेटा? मोटो मेरी छोटी सी बहन है, ऐसे बोला, इतनी सी बहन है। और मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो भगा दिया था इन्होंने। और मैंने कहा फिर तू कहाँ रह रहा था? बोले ये चाय वाले है ना, मैं इनके कप प्लेट धो देता हूँ। 5 साल का बच्चा, हाँ छोटा सा। हाँ, और रात को मैं भट्टी के पास सो जाता हूँ, मुझे ठंड नहीं लगती, कुत्ता भी सोया रहता ही। इमेजिन कर सकते हो उस समय मेरे पे क्या बीत रहा होगा कि जो वो नन्हा सा बच्चा कह रहा है वो कुत्ता भी को भी ठंडी लगती, मैं भी उसके साथ सट के सो जाता हूँ भट्टी से। तो मैं इनके कप प्लेट धो देता हूँ, तो ये मुझे रोटी दे देते हैं, मैं रोटी खा लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरी माँ कहीं चली ना जाए, मेरी मोटो कहीं चली ना जाए। और मैं अभी आपकी उसके लिए बता दूं
कि 12 तारीख को उस केस में पहली सुनवाई है और मैं 100% उसके खिलाफ, मुझ पर दबाव बन रहा है कोई बात मैं उस ये आदमी अभी को- कमिंग, आप उसमें केस लड़ रहे हैं पूरा? हाँ मैं लड़ती हूँ। तो ये जो रेड लाइट थी, कौन से रेड लाइट पे थी ये महिला थी? वही कौड़ी बाजार में, तो 12 तारीख लगी है, उसमें गवाही दूंगी जम के उसके खिलाफ, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगी। छोटे से बच्चे को भी मारा 5 साल के। तार दिया नीचे, भूखा पैसा कैसे भी। तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ मतलब रह रही है इतना, तो क्योंकि ये तो प्रशासनिक जिम्मेदारी थी कि उसको कैसे भेजा गया होगा जो भी हो, मगर वो इतना सा बच्चा ऐसा जिम्मेदार बन गया था, और वो नीच जो नराधम उसको छोड़ के गया, पति उसका, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। ये बहुत अनसुनी अनछुई ऐसी कहानियां हैं जो मेरे साथ चली जाएंगी, जिनका दर्द मैं कभी मेरे से सामने आ भी नहीं पाता, बस कहा भी नहीं जाता, बस ऐसे समझ। कब तक लड़ोगी? मरते आखिरी दम तक। मैं ये सोचती हूँ आखिरी दम में मेरे हाथ में किसी लड़की का हाथ हो, बस इसको मैं आखिरी बार निकालूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो जैसी उसकी मर्जी, उसकी रजा के सामने किसका चलता है। तो और वो भी अपने बंदे खुद चुनता है, उसे भी हाँ। पता है कि करने वाला कौन है और बोलने वाला कौन है। शायद इसीलिए आपको चुना, और 31वां साल चल रहा है, 61 आपकी उम्र है, हाँ, और अभी भी आप लड़ रही हैं। हाँ लड़ती रहूंगी जब तक हूँ, तब तक लड़ूंगी। ये तो मेरे को लगता है एक डायलॉग यहाँ पे मार ही देना चाहिए कि जब तक है जान, जब तक है जान, और जब तक है जान। हाँ ये लॉ जलती रहनी चाहिए। मैं सोचती हूँ ये जान बस अब उन हर महिला की है जिसके साथ कुछ भी हो रहा है, और ऊपर वाले का धन्यवाद है कि केवल वही नहीं, मुझे हर जगह से फ़ोन आते हैं महिलाओं के, बच्चियों की। एक बच्ची अभी लड़की एक मुझे बराबर फ़ोन कर रही है, एक और कर रही है मेरे साथ अभी है वो, मैं उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर रही हूँ, रेस्क्यू करने के लिए, हमें बचा लो, बचा दो बस, अपने पास बुला लो। ये तो दुखिया भगवान के पास जाता है, और यहाँ जो लड़कियां इस प्रोफेशन में परेशान होती है, इस वेश्यावृत्ति से परेशान होती है, वो आपसे बात करने की कोशिश और वो करती है। दोनों बच्चियां अपनी माओ के खिलाफ गवाही दे के मेरे पास आने की बात कर रही हैं, उनकी व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी। कि मतलब उनकी माँ ने उनको देह व्यापार में डाल दिया। हाँ वो उसी बिरादरी की, राजस्थान कम्युनिटी की हैं, जिन कम्युनिटी में वेश्यावृत्ति को बुरा नहीं माना जाता, और वो लड़कियां नहीं चाहती हैं। ना। समाज बदल रहा है मैम, सोच बदल रही सोच है, बदल हर कोई अपनी चीजें अपने हिसाब से हैंडल करना हाँ। चाहता है। वैसे मुझे मैम इस पॉडकास्ट को यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, समापन करना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है क्योंकि ना समाप्त करने का, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने हमसे रिलेट कर पा रहे हैं, हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं। आपका धन्यवाद आने के लिए, सच में थैंक यू दिल से कि आप मेरठ से आई। और एक मतलब मुझे सबसे अच्छी बात आपकी पता है क्या लगी? मैंने आपको कॉल किया कि अतुल शर्मा जी आप बात कर रही हैं, आपने कहा हाँ, मैंने कहा मुझे पॉडकास्ट करना है, आपने बोला ठीक है, मैंने कहा आप आ सकती है, आपने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी, तारीख आपने तुरंत बता दी। मतलब इसका मतलब ये कि जब आप हम लोगों से इतना इजीली मतलब कम्युनिकेट कर रही है, हर चीज़ के लिए आप फटाफट आंसर दे रही है, तो आप उन लोगों के लिए कितना करती होंगी जिनका नाम सुन के आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप उन शब्दों को कितना बाधित मानती है जिनसे किसी की भावनाएं ठेस पहुंचती है, खासकर जो महिलाएं वहां रहती है और किसी न किसी कारणवश फंसी हुई है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता उस माँ की कोई गलती होगी जिसका बच्चा नीचे 5 साल का बर्तन धो रहा है और ठंड में जो है। देखो इसके पीछे सिकुड़ के भावना सो एक रहा काम है। और है कि जिसे लोग नहीं देख रहे हैं, आप किन्नर को 3rd जेंडर का दर्जा दे रहे हैं, कानूनन नौकरी में जगह दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, और उनको उस जाति से उस व्यवसाय से निकाल रहे हैं, और इनके लिए कुछ नहीं। वो तो भगवान ने ही ऐसे पैदा करे ना, ये तो भगवान ने नहीं करे, इंसान ने इनका सब चरित्र हनन किया, इनके लिए क्यों नहीं। और एक बार मैम जो इसमें चले जाती है, उनको अगर वो निकलना भी चाहे ना, समाज की मुख्य धारा में भी आना चाहे, तो वही आपकी वाली बात को बड़ा कर देती हूँ कि बोलने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली वो चीजें होती नहीं है, इसीलिए कोई आ नहीं सकता। अभी आपने मेरी जो बात भी तुरंत काटी और आपने कहा कि नहीं, भावना नहीं बन सकता है कोई, ऐसा कोई नहीं बन सकता है। मैं इतना झूठ भी नहीं बोल सकती कि ये खत्म हो जाएगा, एरिया कभी नहीं होगा। मैं नहीं, ये मेरी हार नहीं है, ये आपकी जीत है मैम। 550 लड़कियां आपने रेस्क्यू की, कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो आप एक आदमी का पेट भर देते तो भी कहते हे प्रभु हमने कितना अच्छा काम कर लिया, और यहाँ आप वो कर रही है। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं जो नहीं पढ़ रहे थे उस जगह, जो केवल कपड़े धोते थे, जो केवल माँ की दलाली करते थे, पढ़ रहे हैं सब।
और इस साल भी मेरे पास, अब देखिए, हालांकि वो सभी उनके बच्चे नहीं हैं, और भी हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि जब मैं उनके बच्चों की एडमिशन कराती हूँ तो दूसरी कम्युनिटीज से भी लोग आते हैं ऐसी जगह से कि हमारे बच्चे को पढ़ा दो, जो हमारे पढ़ बच्चे- नहीं सकते हैं, पैसे नहीं हैं। हाँ, तो 17 बच्चे मेरे पास इस बार है जिनका मैं करा रही हूँ धीरे धीरे। और मैं किसी को भी किसी छोटे मोटे स्कूल में यूं ही करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। हॉस्टल में रहते हैं, वहीं रहते हैं, खाते हैं, उसका सबका खर्चा जो उससे बनता है किश्तों में दे देती हूँ, ऐसे नहीं बनता है तो कहते हैं बिजनेस सोच से बड़ा होता है, ऐसे मैंने सुना है कि बिजनेस सोच से बड़ा होता है। वैसे ही समाज सेवा भी सोच से ही बड़ी हो सकती है। इनकी तो सोच इन्होंने सोच ली थी आज से कई साल पहले, जब एक महिला इनके पास आई, इन्होंने दर्द सुना, ये सह नहीं पाई, अपनी माँ से सवाल पूछे कि क्यों, ऊपर क्यों ना देखूं। वो सवाल ने इनको कई तरीके के जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जिसको छुपाया जा रहा है। इनके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 3 दशक से काम कर रही है, इनकी उम्र 60 के पार हो चुकी है, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और फिर भी एक बात कह रही है कि भावना कोई नहीं है जो जल्दी से आने को तैयार होगा। तो भैया वैसे भी हर कोई अतुल शर्मा बन नहीं सकता। उसे बनने के लिए ना ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, दूसरे की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। हर लड़की को अपनी बेटी समझना पड़ेगा, उसके सर पर हाथ फेरना पड़ेगा, उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं हूं तेरे साथ खड़ी। और अभी तक खड़ी, और कह भी रही है कि जब तक जान है तब तक खड़ी रहूंगी। और आखिरी में भी चाहूंगी कि एक लड़की का हाथ जो है मैंने पकड़ रखा हो, जिसको मैंने रेस्क्यू किया हो। ऐसी सोच ये रखती है।